देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको, जहां पर हमने दो चीजें आपको समझाई थी। सबसे पहले सप्लायर हमें मटेरियल सप्लाई करता है तो मटेरियल हम कहाँ लेके जाते हैं? स्टोर में। और स्टोर से मटेरियल कहाँ पे जाता है? फैक्ट्री में। तो जैसा क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में बना रखा है। बात इस बात के एग्जाम्पल से करते पहले बराबर से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। कैलकुलेट आपको करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज, और दूसरा आपको निकालना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तीन तरीके के मटेरियल है, पी क्यू आर। तीनों की एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के बने, एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम के बने, मटेरियल आपने कितना इशू किया, फैक्ट्री के अंदर ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये सारी जानकारी आपको रखी है। स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम के बने, एक्चुअल आउटपुट। मटेरियल आप तीन तरीके के यूज करें, पी क्यू आर, और आउटपुट आपके दो तरीके के बन रहे हैं, ए और 500 बी। ए का 1000 यूनिट, तो बी का कितना है? 1500 यूनिट। पी क्यू आर जो मटेरियल है उसका यूज आप कहां करते हैं? ए बनाने में, किसको बनाने में? बी बनाने में। तो बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने आखिरी क्वेश्चन किया था जाते जाते, उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल आपके बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन को करके मुझे दिखाएं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज का फॉर्मूला आपको बताइए। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आपके पास में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज गिवन है, एक्चुअल प्राइस भी मैंने स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है। तो फर्स्ट आंसर सबसे सिंपल है। तो सेकंड आंसर है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन उसके बाद में सॉल्यूशन कैसे करना है पहले आप करोगे, फिर मैं करूंगा। আমি টাইমার দিয়ে দেবো, টাইমার দিয়ে ফোন করে দেবো। तो क्वेश्चन नोट करिए सबने। तो पहला आंसर आपको क्या निकालना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज। लिखने में टाइम ज्यादा लगता है तो फोटो खींच लो, घर जाके कॉपी कर लेना, टाइम बचेगा हमारे यहाँ पर। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। पहले तो आपको करना है सबने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? तो देखिए फर्स्ट आंसर आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला बताओगे क्या लिखेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस है कौन से टाइम का? एट द टाइम ऑफ परचेज। आंसर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यानी फर्स्ट आंसर में मुझे लगता है सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आपके पास है 4000, 5000 और कितने 6000। तो मटेरियल के नाम क्या है? पी क्यू आर। 4000, 5000, 6000 किलोग्राम। स्टैंडर्ड प्राइस कितना भाई? 10 अलग अलग, यानी 11 रुपीज, 10 रुपीज एंड 14। और एक्चुअल प्राइस कितने? 10 रुपये, 12 रुपये और 15। और देखो 11 वाला सामान आपको 10 में मिल रहा है, 11 वाला सामान यदि 10 में मिल रहा है तो 1 रुपये पर किलोग्राम का फायदा मतलब 4000 का फायदा हो गया ना। 10 वाला सामान 12 में मिल रहा है, 2 रुपये का नुकसान है पर किलोग्राम, तो 5000 किलोग्राम पे 2 रुपये के हिसाब से लॉस कितना हो गया? 10,000 का। 14 वाला सामान 15 में खरीद रहा है, 1 रुपये का नुकसान है, 6000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आएगा? 12,000 एडवर्स।
एट द टाइम ऑफ परचेज में आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, परचेज। अच्छा ये क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, फिर कौन सा निकालते, कंज्यूम पे निकालते, किसमें निकालते, कंज्यूम पे। बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा कंज्यूम पे निकलेगा, यदि स्पेसिफाई करेगा परचेज पे निकालो तभी आपको प्राइस वेरिएंस किस पे निकालना है, परचेज पे। हाँ फर्स्ट आंसर को डाउट किसी को हो गया सबका। अब सेकंड आंसर निकालना है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको निकालना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का दूसरा नाम क्या है, यूसेज वेरिएंस और कंजम्पशन वेरिएंस, बस नाम आपको याद रखना है, ठीक है सबने। और सेकंड आंसर हमको निकालना, सेकंड आंसर में आप क्या लिखोगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला आपको याद हो तो लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कंज्यूम कह दो या यूज कह दो, मल्टीप्लाई क्या करना आपको, स्टैंडर्ड प्राइस। यानी पी क्यू आर, इन तीनों का आपको आंसर निकालना है। ठीक है ना, किसकी तलाश है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालना है, ध्यान से समझो। एक्चुअल आउटपुट आपके पास है, ए प्रोडक्ट का 1000 यूनिट और बी प्रोडक्ट का कितना है, 1500 यूनिट। ए का 1000 यूनिट बनाते हो, बी का 1500, दोनों प्रोडक्ट बनाने में, ए बनाने में बी बनाने में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, पी क्यू आर आती। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी, पी मटेरियल की। तो पी मटेरियल का यूज ए बनाने में कितना होता है, 1.5 kg, और बी बनाने में कितना होता है, 2 kg 2 किलोग्राम। यदि पी मटेरियल का यूज 1.5 किलोग्राम होगा ए बनाने में 1 यूनिट का, तो 1000 यूनिट बनाने में कितना होगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 1000 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 1.5 से। इसी तरीके से 1500 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 किलोग्राम से, तो पता चल जाएगा पी मटेरियल की रिक्वायरमेंट एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी होनी चाहिए थी। तो कितना देखिए, 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 1500, और 1500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3000, तो 1500 प्लस 3000 3500 आएगा या 4.5 आएगा, 4500, 1500 प्लस 3000 कितना होता है, 4500, 3500 की जगह 4500 बोलना भी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। हमें पी क्यू आर इन तीन रॉ मटेरियल का आंसर निकालना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना रहता है, ए बनाने में, ए बनाने में कितना, बी बनाने में कितना है, ए बनाने में कितना है 1.5 kg, बी बनाने में कितना लगता है 2 kg। क्वांटिटी कितनी थी 1000 और क्वांटिटी कितनी थी 1500, तो 1500 किलोग्राम प्लस 3000 किलोग्राम आपके पास में कितना आ जाएगा, 4500 किलोग्राम, 4500 kg आपके पास आ जाएगा। ऐसी बाकी निकाल लो, निकाल पाओगे, बताओ कितना कितना आएगा। अरे क्योंकि यदि बात की जाए क्यों, तो आपके पास में 2 किलोग्राम है, 2 kg 2 kg। क्वांटिटी ए प्रोडक्ट की 1000 यूनिट और बी प्रोडक्ट की कितनी है 1500, तो क्यों मटेरियल का यूज कितनी बार होना है, 2 बार। ए बनाने में 2 किलोग्राम 1000 यूनिट बनाने में 2000 किलोग्राम, बी बनाने में 2 किलोग्राम 1500 यूनिट बनाने में 3000, टोटल कितना रहेगा 5000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम। आग की बात की जाए तो देखो कितना आएगा आपके पास में 3 kg और कितना है 2.5, 3 kg और कितना आपके पास में 2.5। तो आर मटेरियल का यूज कितनी बार होगा, 2 बार। ए बनाने में 3 किलोग्राम 1000 यूनिट बनाने में 3000 किलोग्राम, बी बनाने में 2.5 किलोग्राम 1500 यूनिट बनाने में 3750 किलोग्राम, 6750 किलोग्राम। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर, अब बस क्वांटिटी लिख दो यहाँ से, देखते हैं 5000 6750। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस कितना, 11 रुपए 10 रुपया कितना, 14 रुपए था। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज कहाँ पे जाके पता लगेगा, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम का पता लगता है फैक्ट्री में जाके, कैसे पता लगता है, फॉर्मूला कुछ याद है, इशू टू वर्क्स प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी काम कर सकते हो, क्वेश्चन आपको दे रखा था वहाँ पे इशू टू वर्क दे रखा है, इसी में ओपनिंग प्लस कर दो और क्लोजिंग कर दो माइनस कर दो। तो मैं काम कर सकता हूँ 4200 में 200 प्लस कर दो और 300 माइनस कर दो, 4000 कितना रहेगा 100, यानी 4200 प्लस 200 44, 4400 में से 300 कर दो माइनस कर दो, कितना रहेगा 4100। तो सर मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 4100। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस 300 माइनस 500 5300, और यहाँ पे प्लस 500 माइनस 400 64। तो आपका रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करो या फिर आप कह सकते हो यूटिलाइज या यूज। रिपीट करो, तो ये कैलकुलेशन आप अलग से दिखा देना, ठीक है ना। और डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, रोकना नहीं आपको, इंटेलिजेंट मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको लगता है मैं डायरेक्टली कर सकता हूं डायरेक्टली कर ले, जिसको लगता नहीं होगा मैं से बाकी बना के कर ले, करना भाई आपको। तो 4100 5300 5300 और कितना, तो अपना आंसर निकालो कितना आएगा। 4400 फेवरेबल है, 3000 एडवर्स, 4900 फेवरेबल, फेवरेबल जा रहा है 6300, सबका मैच कर रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत,
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 बातें ना जैसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। XYZ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ABC बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। 13 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन काफी हद तक देखने में सेम होते हैं बट करने का तरीका क्या अलग अलग। तो 13 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन काफी हद तक सेम है, करने में अलग अलग होंगे। XYZ एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं ABC बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। फॉर एवरी 100 किलोग्राम ऑफ ABC 125 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। क्या मतलब इसका? यदि मैं ABC का 100 किलोग्राम बनाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगाना पड़ेगा? 125 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, जिसमें रॉ मटेरियल 1 50% है, रॉ मटेरियल 2 30% और रॉ मटेरियल 3 कितना है? 20%। इसका सबसे पहले यदि मैं किसकी बात करूं, बजटेड कॉस्ट की, तो हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और क्या चाहिए? वापस में मटेरियल कौन से? मटेरियल 1 मटेरियल 2 मटेरियल 3, तीनों मटेरियल का इनपुट कहते कितना मान के चलो 125 किलोग्राम। और आप इससे आउटपुट कितना बना पाएंगे? 100 किलोग्राम बना पाएंगे। इसका यदि 125 किलोग्राम आप इनपुट लगाते हैं तो आपका जो लॉस है बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा? यानी लॉस आपका बैलेंसिंग फिगर 25 किलोग्राम आएगा। और ये 25 किलोग्राम 125 किलोग्राम का कितने परसेंट है? 25 किलोग्राम 125 का कितने परसेंट है? 20% है। किसका? 125 का मतलब इनपुट का। लॉस किसमें निकालते हैं? इनपुट पे। अब 125 में पहला मटेरियल 1 50% है, तो 125 का 50%, 125 का 50% कितना आएगा? 62.5 kg। 30% कितना रहेगा? 30% आएगा 37.5 किलोग्राम। और 125 का 20%, इन तीनों का टोटल करके देखो 125 आता है यहाँ तक। 125 का 50%, 125 का 30%, 125 का 20%। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 40 रुपए। 20 रुपया कितना है? 10 रुपए। तो कितना लिखा? यानी 62.54 40 से मल्टीप्लाई किया 1240। अरे सही से बोला भैया, 3200 37.54 20 से मल्टीप्लाई किया 750। और यहाँ पे कितना रहेगा? 250। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बना लिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट कौन सा है? यानी एक्चुअल कॉस्ट वाला वर्किंग नोट, जिसमें क्वांटिटी भी एक्चुअल होगी और प्राइस भी कौन सा होगा? एक्चुअल। 3 मटेरियल है, तीनों का सम आपके पास क्या रहेगा? एक्चुअल इनपुट, उसमें से माइनस करेंगे लॉस, तो आपके पास क्या रहेगा? एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 90 देयर वाज एन आउटपुट ऑफ 5600 किलोग्राम ऑफ ABC। एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कितना था? एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कितना है? 5600 किलोग्राम। मतलब हमें क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है। मटेरियल का प्राइस है 42 रुपए, 16 रुपए कितना? 12 रुपए, मतलब 42 16 एंड 12। अब दिमाग खराब होने वाला आपका, मेरा तो हो गया। तो ना तो मेरे पास ABC मतलब जो ABC मेरा प्रोडक्ट है फिनिश गुड्स, उसको बनाने में 3 मटेरियल चाहिए 1 2 3। इसको बनाने में मटेरियल 1 कितना चाहिए नहीं बता रखा, बट उसकी परसेंटेज बता रखी कितने? 60%। दूसरा कितना है? 20%। और तीसरा कितना है? तो परसेंटेज से थोड़ी काम चलेगा, परसेंटेज से काम थोड़ी चलेगा। मुझे तो क्वांटिटी चाहिए किलोग्राम में, ना कि परसेंटेज चाहिए। तो इन परसेंटेज से मैं किलोग्राम निकाल सकता हूं, इन परसेंटेज का यूज करके किलोग्राम निकाल सकता हूं। यदि मुझे क्या मिल जाए? इनपुट मिल जाए। बट इनपुट क्वेश्चन में नहीं है, आपको नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। यदि आपके पास इनपुट नहीं है तो इनपुट निकाला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? आउटपुट। पर उसके लिए क्या चाहिए? लॉस की परसेंटेज चाहिए, वो भी आपको नहीं दे रखा। लॉस की परसेंटेज नहीं है, वैसे भी लॉस की परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे assumption लेके चल सकते हैं। क्या assumption ले सकते हैं? assume परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस बराबर है किसके? परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना लॉस हमने सोचा था, मान के चल रहे एक्चुअल में भी नुकसान कितना हुआ उतना ही हुआ। ऐसा कब करना पड़ेगा? जब लॉस की परसेंटेज क्वेश्चन में ना दे रखी हो और इनपुट भी मिसिंग हो। तो इनपुट को निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉस परसेंटेज की। तो ऐसे केस में हमने क्या किया? assumption का सहारा लिया और लॉस की परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, कितना मान लिया? 20%। तो उसका लॉस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट 20% है और लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट कितना है? 20%। बता सकते हो इस assumption से कौन सा वेरिएंस निकल जाएगा? कौन सा वेरिएंस आपका निकल जाएगा? यील्ड वेरिएंस आपका निकल जाएगा। अच्छा, यील्ड वेरिएंस का ऑल्टरनेटिव नाम क्या बताएगा? आप कह सकते हैं रिवाइज यूसेज, रिवाइज क्वांटिटी वेरिएंस, रिवाइज कंजम्पशन वेरिएंस। तो जब आपका लॉस की परसेंटेज सेम होती है तो उस केस में यील्ड वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो देखिए assumption के बेस पे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और ये assumption मुझे लेना मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि यहां पर मेरे को इनपुट का ब्रेकअप नहीं रखा था। यदि मुझे इनपुट का ब्रेकअप रखा था तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहता? लॉस आ रहा था, जैसे स्टैंडर्ड केस में निकाला था आपने। तो चलो फटाफट से देखें। अब ध्यान से समझो, यदि मेरा 20% नुकसान हो गया तो जो 5600 किलोग्राम आउटपुट बना होगा वो कितने परसेंट होगा? 80% होगा। इस तरह ये जो 5600 किलोग्राम है वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 80% ऑफ इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनपुट का 20% खराब हो गया तो बना कितना होगा? 80%। तो यदि मुझे इनपुट निकालना है तो इनपुट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला याद है? आउटपुट। फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो अब याद कर लो। आउटपुट डिवाइडेड बाय 100% माइनस लॉस परसेंट। तो आउटपुट कितना आपका? 5600 और 100% में से 20% क्या कर दो? माइनस कितना रहेगा आपका? 5600 डिवाइड बाय 80%। और 5600 को 80% से डिवाइड करके कितना रहेगा? 7000 किलोग्राम रहेगा आपका। 7000 किलोग्राम का 60% 7000 किलोग्राम का 60%, 4200 20%, 1400 1400। ठीक है इतना। तो परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस, परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस को इक्वल कर देते हैं। कब देते हैं? ये assumption का यूज कब होगा? जब एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्चुअल इनपुट एंड परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस क्वेश्चन में मिसिंग होगा, मतलब दे नहीं रखा होगा। वैसे केस में आप लॉस की परसेंटेज को जितना लॉस आपने सोचा था 20% उतना मान लिया, जैसे आपने क्या निकाल लिया? इनपुट निकाल लिया। ऐसे assumption से फायदा क्या होगा? आपका जो यील्ड वेरिएंस है वो 0 रहेगा। तो क्वांटिटी वेरिएंस किसके इक्वल आएगा? फिर क्वांटिटी वेरिएंस किसके इक्वल आएगा? मिक्स वेरिएंस के इक्वल आएगा, क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस बराबर होता है मिक्स प्लस यील्ड। यदि यील्ड आपका 0 है तो क्वांटिटी वेरिएंस केवल किसके बराबर हो जाएगा? मिक्स वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, यदि यील्ड वेरिएंस 0 है तो बताओ क्वांटिटी वेरिएंस किसके बराबर होगा? मिक्स वेरिएंस के बराबर होगा। तो पूछा किसने? बोलो। सर जैसा हम यहाँ पे लॉस की परसेंटेज की हम किसी चीज को यूनिट में
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिटरी मेथड तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप ये assumption लिखकर आएंगे। 100 के लिए 125 चाहिए तो 5600 के लिए कितना चाहिए, और ये रूल का एप्लीकेबल होगा जब आप ये नोट लिख के आएंगे, माननी पड़ेगी। बिना उसके आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि 100 के लिए 125 चाहिए तो 5600 के लिए कितना चाहिए होगा। उसके लिए आपको ये स्टोरी मतलब 11 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, तब आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 7000 को निकालने के यहाँ पर क्या क्या तरीके होगा देख लो। एक तरीका तो मैंने आपको बताया अभी 100% माइनस 20%। दूसरा ऑप्शन क्या था, हमने कहा 80% 5600 है, 80% यदि 5600 तो 100% कितना होगा, 5600 को सीधा सीधा क्या कर दिया 80% से डिवाइड कर दिया। तीसरा तरीका क्या, हमने कहा 100 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए 100 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए इनपुट 125 किलोग्राम चाहिए, तो 5600 किलोग्राम आउटपुट को बनाने के लिए कितना इनपुट चाहिए होगा। सबसे आंसर कितना है 7000 है। पर तीनों में से कोई भी तरीका अपनाओगे आपको एग्जाम में क्या लिखना जरूरी है, assumption लिखनी पड़ेगी। और assumption आपकी क्या है, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस इक्वल टू 20%। ठीक है, इतना ये लिखना बहुत जरूरी है। 7 वाले से पूछ के भी 7000 लिखोगे लेकिन उसकी assumption कॉपी करना मत भूलना। ठीक है ना, क्या आपका किससे बेस्ड होगा, क्या assumption आप लिखकर एग्जाम में 2 मिनट में पता चल जाएगा। बच्चे ने खुद किया 7 वाले से देख के किया, देखो तो पूरा देख के दो, थोड़ा बहुत नहीं पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपका सिंपल बन चुका है। पॉइंट 1 भी आ गया, पॉइंट 2 आ गया, अब आपको 3 4 क्या चाहिए, 5 बाकी नोट चाहिए, उसके बाद आंसर्स निकालने, बाकी काम देख देखते करना खुद करोगे, खुद करेंगे। चलो समझे, देखते हैं कितने लोग बातें मत होते हैं। चलो ये लिखा भाई पॉइंट सबने, तो assumption कभी नहीं पड़ती है, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप आगे ना बढ़ पाए, आगे ना बढ़ पाएगा मतलब क्या, या फिर वर्किंग नोट पूरे ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए करना पड़ेगा, assumption लेनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 जिनका बन गया, अब अपना बनाइए 3 4 5 और फिर मैं चेक करता हूं आपके साथ में। हो गया सबका। अब बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 4 5 की। 3 वर्किंग नोट का नाम क्या, एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और आखिरी वर्किंग नोट आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट। क्वांटिटी एक्चुअल लिखना है, प्राइस कौन सा होगा आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा मटेरियल का नाम है 1 2 3, बताओ कितना कितना लिखूं। सबसे पहले क्वांटिटी एक्चुअल है 4200, 1400 एंड 1400, 1400, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास है 40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद फोर्थ में क्या करना है, 100 किलोग्राम को बनाने में, 100 किलोग्राम को बनाने में पहला मटेरियल चाहिए 62.5, दूसरा चाहिए 37.5, और तीसरा कितना चाहिए 25। यदि 100 किलोग्राम आउटपुट को बनाने में फर्स्ट मटेरियल 62.5, सेकंड 37.5 और थर्ड कितना चाहिए 25, तो 5600 किलोग्राम को बनाने में, 5600 किलोग्राम को बनाने में हमें कितना मटेरियल चाहिए होगा। रेट आपके पास है 40 20 10, 125 किलोग्राम इनपुट में, 125 किलोग्राम इनपुट में पहला मटेरियल 62.5 है, दूसरा 37.5 है और तीसरा 25 है, तो 7000 किलोग्राम में मटेरियल 1 2 3 कितना होगा, और जितना भी होगा उसको रेट से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 1,68,000, 28,000, 14,000, 1,40,000, 42,000, 14,000। दोनों सेम आएंगे, सेम आने ही चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहा तो समझ लो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्यों सेम आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यील्ड वेरिएंस है, यील्ड वेरिएंस है वो नील आना चाहिए, नील आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस और परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस आपने कर लिया, सेम मान के चले। तो जब लॉस की परसेंटेज सेम होती है तो वर्किंग नोट नंबर 4 और 5 की वैल्यू क्या सेम, तभी तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा ना भाई। यील्ड वेरिएंस 0 का बनेगा, 4 - 5 का डिफरेंस क्या आएगा, सेम नहीं 0, वैल्यू सेम होगी तब तो डिफरेंस क्या आएगा 0। अब आंसर निकालोगे नहीं निकालोगे। कोई भी स्टूडेंट खास चैप्टर चलते हैं, छुट्टी ना लिया करें, छुट्टी लेने के बाद क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देखते हैं उनके साथ एक रिक्वेस्ट है, सारे लेक्चर इंडिविजुअली चेक कर लिया करो कि डाउनलोड हुए नहीं हुए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जिप फाइल वाला सारे लेक्चर एक साथ कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की। मान लो किसी चैप्टर में 10 लेक्चर है, 6 लेक्चर डाउनलोड हुए, बच्चे ने 6 देख लिए, थोड़ी देर बाद उसका फोन आता है, सर वो आपने पूरा नहीं पढ़ाया, उसको समझाना पड़ता है 4 लेक्चर और देखना, सब 4 तो हमें दिखेंगे, देखोगे तब तो देखेंगे ना।
तो आप हमेशा जो भी लेक्चर डाउनलोड कर दो पहले उसके फोल्डर में जाइए, देखो कितने लेक्चर है, हर चैप्टर का नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने इसलिए लिख रखे होते हैं ताकि किसी बच्चे का कोई लेक्चर ना रहे। कल एक बच्चे का फोन है सर कौशिक आपने पूरा काम लिखा 3 लेक्चर थे, मैंने कहा कितने थे 5, उसने देखे कितने 3, अब वो परेशान हो गया, पूरा नहीं पढ़ा, पहले चैप्टर पूरा नहीं है, घबरा गए तो सारे के सारे लेक्चर पहले देखो ये डाउनलोड हुए नहीं हुए, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं। इसी तरीके से फेस टू फेस वाले भी सभी क्लासेस में 2-3 क्लास में सभी काम खत्म हो गया, सारे जरूरी काम ये हमारी क्लास में पूरा करो, दूसरे सब्जेक्ट उनकी क्लास में पूरा करो, ऐसी बात है तो हमसे क्या लगती है। हाँ आंसर निकालोगे या नहीं निकल जाएगा। चलो मैं यही करके दिखा देता हूँ। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दूसरा कौन सा है, प्राइस वेरिएंस, सीधे सीधे बस आंसर लिखवा रहा हूँ आपको। क्वांटिटी वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस और लास्ट कौन सा है यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले मैं कौन सा आंसर लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, यील्ड, ठीक है ना। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था याद हो तो आपको, चलो पहले यहाँ लिखते हैं 4 - 2 लिखते हैं, 3 - 2 4 - 3 5 - 3। यदि किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं होते रोने की जरूरत है ना, नंबर याद कर लो, बाद में फॉर्मूले का नाम लिख दो। अब 4 - 5 में 1 40 - 1 40 नील, 42,000 - 42,000 नील, 14,000 - 14,000 नील, नील का टोटल क्या होता है नील। मेटेरियल का नाम है 1 2 3, यानी क्वांटिटी वेरिएंस कितना रहेगा 28,000 एडवर्स, 14,000 फेवरेबल नील, सेम आएगा तभी। तो जब यील्ड वेरिएंस 0 होता है तो क्वांटिटी वेरिएंस किसके इक्वल रहेगा, मिक्स वेरिएंस के इक्वल रहेगा ना। बाकी तो आंसर तो आपको बताने पड़ेंगे, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। पहले कैलकुलेशन बताना कितनी थी मल्टीप्लाई, कई लोग तो मेरा वेट कर रहे हैं, इस सबने बताई नहीं अभी तक। 176 हाँ जी 42,400 22,400 ठीक है, 22,400 16,800 तो 1,76,400 22,400 और 16,800। आपने देखा हर क्वेश्चन देखने में अलग अलग करने का तरीका ही रहा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए करना इसी तरीके से आपको। हाँ जी बताओगे भी पहला मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना निकाला किसी ने 36,400 19,600 फेवरेबल 2,800 एडवर्स 19,600 8,400 एडवर्स 5,600 फेवरेबल 2,800 एडवर्स। अब आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होता है किसके, प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस के। इन दोनों का सम करके देखो 14,000 प्लस 500 19,600 एडवर्स, और क्वांटिटी वेरिएंस बराबर किसके होता है मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस के। तो 14,000 प्लस 0 14,000। चलिए मैंने कहा 13 के बाद कौन सा करना होगा 16 16 नंबर 16 क्वेश्चन। आज मैं मटेरियल वेरिएंस को खत्म करना है, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए, नेक्स्ट क्लास में लेबर वेरिएंस होगा ना, तो आज की क्लास में पूरी कोशिश है कि मटेरियल वेरिएंस खत्म करके जाए। होगा भी याद है सबका। तो 16 क्वेश्चन का 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन में काफी हद तक वैसी सारी चीजें लिखी है जैसा आपने 13 क्वेश्चन में देखा था। शुरू करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड, यदि मैंने लिख दिया तो उतना टाइम आपका भी हो जाना चाहिए ना। यदि आप अपनी स्पीड स्लो रखोगे पेपर में 20 से 25 नंबर का पेपर छूट जाएगा, तो वो भी दो तरीके से नंबर कम हो जाएंगे, छोड़ के आना वो भी नंबर कम हो गए, गलत करके आना वो भी नंबर कम हो गए। स्पीड बढ़ाओ स्पीड। हो गया सबका। हो गया सबका। देखिए 16 क्वेश्चन नंबर, कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। यहां पर भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जिसको बनाने में कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 3 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। इन अ बैच, यहां पर क्या आ गया बैच वर्ड यूज हो गया, और आउटपुट ऑफ 100 किलोग्राम 125 किलोग्राम ऑफ इनपुट इज यूज। क्या मतलब इसका, यहां पर एक बैच बराबर है किसके 125 किलोग्राम इनपुट के, और उससे आपका आउटपुट कितना आता है 100 किलोग्राम आउटपुट आता है। ठीक है, एक बैच का तो 125 किलोग्राम का, एक ही बात है, एक ही बात मैंने दो बार बोल दिया। हमने इनपुट लगाया 125 किलोग्राम, इसी बात को मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कितना इनपुट लगाया एक बैच लगाया, एक बैच किसके बराबर है 125 किलोग्राम की। बात समझ आ गई। मतलब इनपुट को बोलने के कितने तरीके मेरे पास इस क्वेश्चन में दो, कि मैंने इनपुट लगाया 125 किलोग्राम 100 किलोग्राम बनाने के लिए, इसी बात को कैसे कह सकते हैं एक बैच इनपुट लगाया 100 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए। पर नहीं, इसका मतलब एक बैच हमारे लिए बराबर है किसके 125। ये सारी की सारी बातें किसके लिए यूज होगी जब हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा है, इन जुलाई 2007 60 बैचेस वर प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 किलोग्राम। हमने कितने बैचेस यूज किए हैं एक्चुअल में, एक्चुअल में हमने कितने बैचेस यूज किए हैं 60 बैचेस यूज किए हैं। अब 60 बैचेस बराबर किसके होगा 125 किलोग्राम, यदि एक बैच में इनपुट है तो 60 बैचेस में कितना होगा 7,500 किलोग्राम। तो 7,500 किलोग्राम आपका एक्चुअल में इनपुट बन जाएगा किसको बनाने में 5600 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए। तो पिछले क्वेश्चन और इस
क्वेश्चन में क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन ने क्या नहीं दे रखा था, पिछले क्वेश्चन ने क्या नहीं दे रखा था, बैच वर्ड नहीं दे रखा था। यदि बैचेस ना दे रखो तो फिर आप 7500 नहीं निकाल पाएंगे ना। बड़े मजे से बड़े आराम से आपने 7500 किलोग्राम निकाल लिया, किसकी वजह से 60 को 125 से मल्टीप्लाई करके। यदि 60 नहीं दे रखा होगा तो 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या नहीं आ पाएगा, इनपुट नहीं आ पाएगा। फिर वो पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा जहां पे आपको असम्पशन लेनी पड़ेगी परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस, और उसकी मदद से क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट निकालना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, हमने असम्पशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें इनपुट निकालने के लिए नंबर ऑफ बैचेस एक्चुअल में कितने लगे वो पता है, और एक बैच कितने इनपुट के बराबर है वो भी क्वेश्चन में पता है। अरे पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट किया होगा, किसकी वजह से डिफरेंट हुआ, नंबर ऑफ बैचेस गिवन है एक्चुअल में उसकी वजह से, और एक बैच कितने इनपुट के बराबर है वो आपको पता है। तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, फटाफट से फर्स्ट को क्या बनाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब नहीं। तो 16 क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया किससे, 13 क्वेश्चन से। ज्यादा असम्पशन लेने की 2-3 होगी, हर क्वेश्चन देखने में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, 95% लगभग सेम रहेगा। कभी इनपुट नहीं दे रखा होगा, कभी आउटपुट नहीं दे रखा होगा, कभी लॉस की परसेंटेज मिसिंग होगी, कभी परसेंटेज दे रखी होगी इनपुट की। पॉइंट समझ आ गया 16 क्वेश्चन में, और 13 क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था। तो 13 नंबर और 16 नंबर में क्या डिफरेंस सबको क्लियर हो गया, पूछो किसी ने, कौन बताएगा, बताओ भाई। एक्चुअल इनपुट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैचेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इनपुट है उसमें 3 बैचेस थे, तीनों की परसेंटेज रखी थी, जिसमें एक्चुअल इनपुट का टोटल नहीं निकाल पा रहा था, और वहां पे मुझे एक्चुअल लॉस की परसेंटेज भी क्वेश्चन में नहीं रखी थी, तो मुझे मजबूरन वहां पे असम्पशन का सारा देना पड़ा कि एक्चुअल लॉस परसेंटेज में बराबर है किसके, स्टैंडर्ड लॉस की परसेंटेज में। और यहाँ 16 क्वेश्चन है, मुझे ऐसी कोई भी असम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक बैच 125 किलोग्राम के बराबर है और हमने 60 बैचेस के बराबर एक्चुअल इनपुट लगाया। तो यदि नंबर ऑफ बैचेस एक्चुअल के गिवन है तो उसका यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इनपुट निकाल सकता हूं। जब इनपुट निकालने में मुझे कोई असम्पशन नहीं यूज करनी, तो मैं अपने दिमाग को क्या करूंगा, हो गया ना भाई सबका। तो चलो सबसे पहले कौन सा वर्किंग बनेगा, बजटेड कॉस्ट। फिर एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म मत लिखना भैया, पूरा पूरा लिख के आना, एक कुछ नहीं होता। और यदि शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो फिर अलग से लिख के आना, ए का फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एसपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, अलग से लिख देना एक बार। अच्छा मटेरियल का नाम क्या है भाई, एबीसी। शुरू में हमारा दिमाग ज्यादा खराब होता है इस चैप्टर में, बाद में बोरियत लगती है, हर बार एक ही काम करना पड़ता है, काम में गलती हो रही है हमारी। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट बना के लिया करो, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। फॉर्मेट तो सेम रहेगी ना, मटेरियल एक है तो खाली एक लिखना, 2 मटेरियल, एक लिख दो, 3 है तो एबीसी लिख दो, या क्वेश्चन में नाम लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लिख लो 1 2 3 4, जब वो क्वेश्चन में कराऊंगा उसके आगे लिखना चालू कर दिया करो। बताओ अगला कौन सा लिखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर, and standard cost for actual output, और आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट। आनी बड़ी कर इसमें लिख लिया भाई सबने। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आनी मटेरियल का नाम है एबीसी। सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। अब स्टैंडर्ड इनपुट कितना था भाई, 125 किलोग्राम, यहाँ पे क्या कह सकते थे, एक बैच। यहाँ पे आपके पास कितने 7,500 किलोग्राम, या कह सकते हैं 60 बैचेस। आउटपुट आपके पास है 100 किलोग्राम, आउटपुट आपके पास है 5600 किलोग्राम। यहाँ पे लॉस बैलेंसिंग फिगर 25 किलोग्राम है, और यदि परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट आएगा, 20%। 25 किलोग्राम 125 किलोग्राम का 20% होता है, 25 किलोग्राम 125 का 20% होता है। और यहाँ पे आपका लॉस कितना है 1900, यानी 1900 किलोग्राम आपका लॉस है। 7,500 में से 1900 माइनस किया तो आपके पास आता है 5600। तो 1900 को डिवाइड करो किससे, तो आपके पास में आ रहा है 7500 से डिवाइड करके 25.3333% आ रहा है। इसका लॉस की परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट है, लॉस की परसेंटेज डिफरेंट का मतलब यील्ड वैरिएंस आएगा प्लस में माइनस में, बोलो बता दे क्यों माइनस में आएगा, लॉस ज्यादा है ना, नुकसान हो रहा है, नुकसान का माइनस में। यदि लॉस की परसेंटेज एक्चुअल 20% से कम होती है, 18%, 16%, 17% होती है, तो फेवरेबल आपका आंसर यील्ड वैरिएंस बराबर आती तो 0, यहीं से पता लग जाता है। ठीक है ना। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको बीमारी समझ नहीं आती, क्या करता है, सारे टेस्ट करवा देते हैं, थोड़ा सा फोन था वो भी निकलवा दिया आपके शरीर में से, सारे टेस्ट करवा देते, 10,000 के टेस्ट हो गए। समझदार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी पहले प्रॉब्लम पूछता है, टेस्ट करवाता खाली। तो समझदार बंदे होंगे तो दूसरे पता लगाएंगे यील्ड वैरिएंस आपका फेवरेबल है या एडवर्स है या नहीं होगा। तो यदि परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस ज्यादा है स्टैंडर्ड लॉस से, एडवर्स है कम होता तो फेवरेबल, बराबर होता तो 0। ठीक है ना भैया। जब डॉक्टर इंटरव्यू देने जाएंगे तो बंदा पूरा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करेगा, वहां पर छोटा सा पॉइंट देगा आपको, एक्चुअल लॉस की परसेंटेज स्टैंडर्ड लॉस से ज्यादा है तो बताइए यील्ड वैरिएंस क्या आएगा, एडवर्स आएगा ना। और यदि एक्चुअल लॉस की परसेंटेज कम होगी तो फेवरेबल आएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, नुकसान ज्यादा है तो एडवर्स है, कम नुकसान होगा तो फायदा। चलिए अब जल्दी से 125 का 50% बताओ कितना है, 62.5, 37.5, 25, और रेट आपके पास है 20, 10 एंड 5। यहाँ पर 7,500 का 60%, 4500, 1500 और 1500। अच्छा रेट आपके पास है 21, 8 और कितना 6 है। क्वांटिटी आपको लेनी है एक्चुअल में, प्राइस बेटा आपको लेना है यहाँ पर कौन सा, स्टैंडर्ड। मल्टीप्लाई आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर
100 किलोग्राम आउटपुट को बनाने में 100 किलोग्राम आउटपुट को बनाने में हमें इनपुट चाहिए 62.5 किलोग्राम, 37.5 किलोग्राम, 25 किलोग्राम 100 को बनाने के लिए। एक्चुअल में बना रहे 5600, 5600 को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए? तो 5600 किलोग्राम आउटपुट को बनाने में कितना मटेरियल एबीसी चाहिए? उसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। 20 10 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगा। यदि 125 किलोग्राम इनपुट में 125 किलोग्राम इनपुट में मटेरियल ए 62.5, मटेरियल बी 37.5 और मटेरियल सी 25 है, तो बताइए 7,500 में 7,500 किलोग्राम में एबीसी मटेरियल आपको कितना खरीद के लाना चाहिए था, कितना यूज करना चाहिए था? इससे आसान चैप्टर भी हो नहीं सकता उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंडीशन अप्लाई 1 एंड 2 का वर्किंग नोट बना पाते हैं, ठीक है ना। और जिस बच्चे को एग्जाम में पता लग गया 1 एंड 2 मेरे बस की नहीं है, ये चैप्टर उसके लिए बना ही नहीं है, एक चैप्टर आपके कोर्स में कम होगा आपके लिए, ठीक है ना। मान 1250, 375, 125, 94,500, 12,000, 9,000, 90,000, 15,000 और 7,500, 70,000, 21,000, 7,000, 75,000, 28,000, कहाँ पर 22,500 ये, हाँ 22,500 और 7,500। आंसर लिख पाओगे? आंसर निकालोगे ना बाकी के? तो पहला पॉइंट क्या पूछा? बड़ा छोटा पॉइंट था, कंप्यूट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। इतना छोटा था कि मुझे 5 आंसर निकालने पड़ेंगे। 5 कौन सा आंसर है? कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी, मिक्स और यील्ड। नोट कर लिया सबने? और फटाफट से मैं आंसर भी लिखवा देता हूं आपको। पहला आंसर कौन सा है? कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा आपके पास क्या है? प्राइस, मिक्स या क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखते पहले, फिर मिक्स वेरिएंस और लास्ट में यील्ड वेरिएंस को लिख सकते हैं। रिवाइज्ड, यूसेज वेरिएंस, रिवाइज्ड, क्वांटिटी वेरिएंस, रिवाइज्ड, कंजम्पशन वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का ऑल्टरनेटिव नाम। एग्जाम में बिल्कुल वैसे करके आना जैसे मैंने आपको समझाया था, पूरा फॉर्मूला लिख के। हाँ फर्स्ट आंसर बताओ कितना लिखो? कौन बोल रहे भैया? हाँ बता दो चले। 24,500, एक बंदे को बोलने को सारे बोलते हैं, मिक्स हो जाता है। 24,500 एडवांस, 9,000 फेवरेबल, 2,000 एडवांस, हाँ जी 17,500 एडवांस हो गए। हाँ जी दूसरा आपके पास है 40,500 एडवांस, 3,000 फेवरेबल, 1,500, 3,000 एडवांस। हाँ जी 20,000 एडवांस, 6,000 फेवरेबल, 500 एडवांस, 14,500 एडवांस, 15,000 एडवांस, 7,500 फेवरेबल। मिले? चलिए 5,000 एडवांस। यार आंसर मत देखो, आंसर तो आपको निकालना खुद, इसकी तो फोटो खींच देना बस। ये तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, जिसमें लिखा था ऑल वेरिएंसेस बताइए। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? आल्सो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज। तो सेकंड आंसर निकालते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कौन से टाइम का चाहिए? एट द टाइम ऑफ परचेज। और उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस। हाँ जी एबीसी आपके पास में 3 मटेरियल है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हमें क्वेश्चन में अलग से रखिए। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो लास्ट में लिखा है रॉ मटेरियल परचेज 5,000 किलोग्राम, फिर आपके पास है बी मटेरियल 2,000 किलोग्राम और सी मटेरियल आपके पास है 1200 1200। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास है 20 10 एंड 5 और एक्चुअल आपके पास है 21 8 एंड 6। 5,000 एडवांस, 4,000 फेवरेबल, 1,200 एडवांस, 2,200 एडवांस। अरे बात बताना, ये भी प्राइस वेरिएंस आपका और ऊपर भी तो प्राइस वेरिएंस निकाला आपने 3,000। ये दोनों अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग है। पता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज नीचे वाला 2,200 और ऊपर वाला कौन सा है? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। तो मैंने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाया था एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन में क्या फर्क होता है। तो 16 क्वेश्चन आपने कर लिया, कोई पॉइंट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। 6 इसके बाद करेंगे 10 फिर 7 और 8 फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। 4 क्वेश्चन करने हैं आपने 6 10 7 8। 6 7 8 10 कैसे करेंगे मैंने ऐसे कहा नहीं। 6 10 7 8 4 क्वेश्चन छुट्टी के लिए, ठीक है ना। आज की क्लास खत्म होने से पहले कितने क्वेश्चन आपको करके जाने? अच्छा वो 1 घंटे में करें या 2 घंटे में 3 घंटे में आपको डिपेंड करता है कितना टाइम आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से 6 क्वेश्चन कर लो। जल्दी हो गया है आज।
चार्ज फोटो क्वेश्चन करवा के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड टू केमिकल ए एंड बी, यानी प्रोडक्ट का नाम क्या है जिसको बनाने के लिए कितने मेटल चाहिए आपको, दो मेटल चाहिए ए और बी। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टैंडर्ड मिक्स केमिकल ए 50% और केमिकल बी कितना 50%, मतलब ए भी 50% चाहिए, बी भी कितना चाहिए 50%। ए का प्राइस है 12 रुपए, बी का कितना है 15। सबसे पहले हम कौन सी कॉस्ट लिखते हैं, बजट कॉस्ट लिखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, मेटेरियल का नाम है ए और बी, इन दोनों का सम आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट, और इसमें से माइनस कर देंगे लॉस, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट या बजटेड आउटपुट कह सकते हैं उसे। फिर आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस भी एक्चुअल। पहले कोशिश करते हैं 2 वर्किंग नोट पूरे होने की तरीके से। अपना मेन काम क्या होता है हमेशा, वर्किंग नोट बनना, ऑटो को पूरा करना। यानी बातें करना को बंद कर दीजिए भैया, नहीं तो सीट चेंज होने वाली आपकी। ओके, लास्ट के लिए चेंज होगी, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड मिक्स केमिकल ए 50% और बी कितना था 50%, मतलब दोनों 50-50% है। ये भी 50% है, ये भी 50%, तो मुझे परसेंटेज थोड़ी चाहिए होती है, मुझे तो क्या चाहिए क्वांटिटी चाहिए इनपुट की। ए का प्राइस है 12 रुपए और बी का प्राइस कितना है 15 रुपए। यहाँ पे भी 12 लिख दिया, यहाँ पे 15 लिख दिया मैंने। यानी पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में लिखा है एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 किलोग्राम। एक्चुअल इनपुट ये 70 किलोग्राम है। एक्चुअल प्राइस केमिकल ए कितना था 15 रुपए। यानी ए पॉइंट में ए 50% था, बी 50% था, बी पॉइंट में स्टैंडर्ड प्राइस 12-15 था, सी पॉइंट में एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल बी का कितना 70 किलोग्राम, और डी पॉइंट में एक्चुअल प्राइस ए मटेरियल का कितना है 15 रुपए। 4 पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर ई, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस कितना है, यानी लॉस की परसेंटेज कितनी है 10% आपका किसका इनपुट का। पॉइंट नंबर एफ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल 650 एडवर्स, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल 650 एडवर्स है, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस टोटल 135 एडवर्स है। इतना दो वेरिएंसेस आपको निकालकर दिए हुए हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना दे रहा है आपको 90 किलोग्राम आपको दे रखा है एक्चुअल आउटपुट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। टोटल 5 वेरिएंस होते हैं, 2 दे रखे हैं, 3 निकालने। उसके अलावा दो चीजें मिसिंग है, वो ढूंढनी है। क्या क्या मिसिंग है, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए का मिसिंग है, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए का मिसिंग है, और बी का एक्चुअल प्राइस मिसिंग है। तो हमने से x किलोग्राम मान लिया और प्राइस को कितना मान लिया, रुपी भाई, ठीक है ना। तो पहली असम्पशन आपकी क्या होगी, क्या क्या असम्पशन लेके चलते हैं। एज्यूम एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए बी x किलोग्राम, कितने किलोग्राम है x किलोग्राम, ये एज्यूम कर लिया। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल बी रुपीज बाई पर किलोग्राम। अनिवार्य कर इसमें सबसे ध्यान से सुनिए, बातें मत कीजिए, बातें करोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। कौन सी असम्पशन कब लेनी है, कैसे लेनी है, सब बताया जाएगा। अच्छा, कई बच्चे सोचोगे सर ने एक्स को लिखा, ठीक है ना, यहाँ पहले इनपुट ढूंढ लेते, उसमें से 70 माइनस कर लेते, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहता, एक ही क्वांटिटी आ रही थी। तो दिमाग कहाँ खराब हो रहा है, इनपुट ही तो नहीं है क्वेश्चन में, फिर लॉस की परसेंटेज भी नहीं है। तो आपको सर लॉस की परसेंटेज यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे भी कितना ले लो 10% ले लो। ये तब लेते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल ना हो। पिछला जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमने कौन सा किया था 13 क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमें परसेंटेज रखी थी एबीसी मटेरियल की 60%, 20%, 20%, और यहाँ पर ऐसी कोई परसेंटेज नहीं रखी। इसका मतलब ए को निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पर मैंने क्या कहा, ये परसेंटेज हम तभी अज्यूम करते हैं जब हमारे पास सारे रास्ते बंद हो गए। पर यदि मैं एक्स लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे इनपुट कितना रहेगा आपका x + 70, और लॉस कितना रहेगा इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट आपके पास है x + 70 और आउटपुट है 90, तो आपके पास कितना रहेगा x - 20। यहाँ पर आपके पास में इनपुट नहीं रखा, लॉस की परसेंटेज रखी है, आउटपुट नहीं रखा आपको। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट बी 100 किलोग्राम। स्टैंडर्ड इनपुट हम कितना लेके चलते हैं 100 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 100 किलोग्राम लिख दिया। अब 100 किलोग्राम का 10% कितना हुआ 10 किलोग्राम, और आउटपुट कितना आ गया, और 50% 50 किलोग्राम 50%, तो दोनों 50-50% मैंने यहाँ पे 50-50 किलोग्राम लिख दिया। अब आपके पास कितना रहेगा 600, यहाँ पे कितना रहेगा, और दोनों का टोटल 1350। यहाँ पे आपके पास रहेगा 15x और यहाँ रहेगा 70y, और दोनों का सम कितना रहेगा 15x + 70y। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा 70, 12x आ गया, कितना रहेगा, तो 12x + 1050। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे टोटल क्यों निकालते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो टोटल नहीं निकालते रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो वेरिएंस दे रखे थे, कौन से वाले टोटल वाले, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल, मटेरियल यील्ड वेरिएंस टोटल। तो जब मुझे टोटल वाला आंसर देखा है, तो माइनस करके आंसर भी तो कौन सा निकालूंगा टोटल, इसलिए मुझे यहाँ पर मजबूरन टोटल भी करके दिखाना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, लास्ट कौन सा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल इनपुट। हाँ लिखा गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल ए मटेरियल बी। वर्किंग नोट नंबर 4 को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए, 90 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए ए मटेरियल 50 किलोग्राम चाहिए, बी भी कितना चाहिए 50 किलोग्राम। तो 90 किलोग्राम एक्चुअल आउटपुट भी 90, और रेट आपके पास है 12 कितना 15, तो आपके पास आ जाएगा 600 और 750
टोटल कितना देगा? अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 की वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 4 के बराबर है, बता सकते रीजन क्या? क्योंकि आपका बजटेड आउटपुट भी 90 है और एक्चुअल आउटपुट भी क्या 90, डिवाइड भी 90 से करो, मल्टीप्लाई भी 90 से करो तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 5 को ध्यान से समझिए। 100 किलोग्राम इनपुट में जब आपने 100 किलोग्राम इनपुट यूज किया था तो ए 50 किलोग्राम, बी भी 50 किलोग्राम यूज किया था। अब आपका इनपुट कितना है? x + 70। तो सॉल्व करके बता सकते हो? बहुत आसान है। 50/100 को क्या कहते हैं? 1/2। ठीक है, 50/100 का मतलब क्या हो गया? 1/2। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया 6 को तो कितना देगा? और 12 को डिवाइड किया तो कितना देगा? 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया 12 को कितना देगा? 6। अब 6 को एक बार मल्टीप्लाई करो x से और एक बार किससे? 70 से, तो आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 420 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये करना है 50/100 का मतलब 1/2। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया 15 को कितना देगा? 7.5। 7.5 से एक बार x को मल्टीप्लाई किया और एक बार 70 को किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5x 525 525, दोनों को आपने प्लस कर दिया, आपके पास आ जाएगा 13.5x प्लस 945 945। देखिए 13 क्वेश्चन में ना तो मुझे ए की क्वांटिटी दे रखी थी ना बी की क्वांटिटी, सिर्फ क्या दे रखी थी? परसेंटेज। तो वहां पर मेरी मजबूरी बन गई थी कि मुझे स्टैंडर्ड लॉस को एक्चुअल लॉस के परसेंटेज के बराबर मान के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। और यहाँ पे मुझे एक मटेरियल की क्वांटिटी दे रखी है, दूसरे की मिसिंग है। वैसे केस में मैंने दूसरे को क्या मान लिया? x मान लिया। अब क्वेश्चन मेरे को कौन सा वेरिएंस मुझे दे रखा है? तो कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, दूसरा कौन सा दे रखा है? यील्ड। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या? 4 - 2। पहले मैं किसको इस्तेमाल करूं? कौन सा फार्मूला पहले यूज करूं? कॉस्ट वाला या यील्ड वाला? तो मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करके देखा। मैंने कहा कॉस्ट का मतलब है 4 - 2, 4 का मतलब 1350 और 2 का मतलब है 15x और 70। भाई कितने वेरिएबल है यहाँ पर? दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। एक होता तो मैं निकाल भी लेता। तो उसमें कॉस्ट वेरिएंस पहले इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं मिला। किसका लो? यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? 4 - 5 4 - 5 1350 में से क्या माइनस करो? 13.5x प्लस 945। इस वाला कितने वेरिएबल है यहाँ पर? इसकी वैल्यू निकाल सकती है, x की निकाल सकते हैं। तो पहले हम कौन सा वेरिएंस यूज करें? यील्ड वेरिएंस लेके चलें, ठीक है ना? भाई किसको पहले इस्तेमाल करें, यूज करें, यूटिलाइज करें, या आपका आंसर जल्दी से आ जाए। तो जहां पर इक्वेशन में एक वेरिएबल आएगा उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, और जहां इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे दोनों की वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं निकालना। तो सबसे पहले क्या करना? कौन सा वेरिएंस लिखें? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट। हमें क्वेश्चन में यील्ड वेरिएंस कितना देखा है? 135 पूरा बोला तो एडवर्स, ठीक है ना? 135 एडवर्स। यहां पे आपके पास है 1350 और यहां आपके पास है 13.5x प्लस 945, ब्रैकेट लगा देना। 135 एडवर्स का मतलब माइनस 135 हो गया ना। अब 13.5 जो माइनस में था x, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ आगे 1350 में से 945 पहले से माइनस कर दिया मैंने, तो 405 आएगा ना, प्लस 135 इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 540 को 13.5 से डिवाइड करोगे कितना देगा? 40 आ जाएगा 40। इस तरह x कितना आ गया आपका? 40 आ गया। x क्या था? x क्या था आपका? एक्चुअल क्वांटिटी है किसकी? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? a कितना लिख सकते हो? 40 40 और 70 110 110 इनपुट है और 90 आपका आउटपुट है, तो नुकसान कितना होगा? 20 किलोग्राम का। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअल लॉस क्वांटिटी कितनी है, लॉस ऑफ एक्चुअल एक्चुअल लॉस कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल लॉस, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। 20 निकालने के दो तरीके हो गए, x में से 20 माइनस कर दो मतलब 40 - 20 20, या दूसरा तरीका क्या है? x जो कि 40 है, 40 + 70 110 और 110 में से 90 कर दो माइनस कर दो। तो पहले हमने यहाँ पर कौन सा वेरिएंस यूज कर लिया? यील्ड वेरिएंस, क्योंकि यील्ड वेरिएंस में केवल सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा था x। कॉस्ट वेरिएंस मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन मेरे को समझ में आ गया कोई फायदा नहीं पहले इसको यूज करके, क्योंकि वहां पे कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2। तो पहले हम वो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे सिंगल वेरिएबल है, ताकि उस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। हो गया सबका? अब किसको यूज करें? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और मैं बताओगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर माइनस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपके पास है 650 रुपए एडवर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपका 1350 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? एक्चुअल कॉस्ट कितनी देखते हो बताते हैं? 15x प्लस 70 भाई, 15x प्लस 70 भाई, 650 आपका एडवर्स मतलब माइनस में वैल्यू है, माइनस 15x और माइनस कितना देगा आपका 70 भाई। भाई की वैल्यू आपको ढूंढनी है तो इसके 70 भाई आप निकल जाए। x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 40 और 650 तो नेगेटिव राइट साइड पे जा गया पॉजिटिव। अब 1350 पॉजिटिव है, 650 पॉजिटिव है, दोनों मिलाकर आ गए 2000 और 2000 में से 600 माइनस कर दिया, कितना लिखें? तो 70 y इक्वल टू 1400 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब 20 क्या था? 20 कैसे अज्यूम किया था? एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल बी, तो मटेरियल बी का तो एक्चुअल प्राइस आपको कितना आ गया आपका? 20 रुपीस पर किलोग्राम। अब जो आंसर आपसे मांगे जा रहे हैं एक एक करके बताते जाओ। एग्जाम में कॉस्ट वेरिएंस भी पहले यूज कर सकते हो लेकिन लिखने के बाद सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? तो पहले आप उस इक्वेशन को बनाने की कोशिश कीजिए जहां पे सिंगल वेरिएबल यूज हो, ताकि आप उसकी वैल्यू इक्वेशन बनाकर निकाल सकें। हो गया सबका? अब सारे के सारे आंसर निकाल लेते हैं अपने अपने। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या?
ब्रैकेट में क्या बोले टोटल, फॉर्मूला क्या लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। आंसर में कौन सा निकालूं टोटल, तो टोटल की वैल्यू लिखो सीधा सीधा। टोटल की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, टोटल की वैल्यू कितनी कितनी लिखोगे आप, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट कितना, वर्किंग नोट नंबर 5 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 13.5x प्लस 945 आएगी, और एक्चुअल क्वांटिटी एक्स स्टैंडर्ड प्राइस कितना आएगा 12x 1050, 13.5x प्लस 945 माइनस 12x माइनस 1050, ये आपके पास आ गया 1.5x। अच्छा 1050 में से 945 आपने माइनस किया 105 आ गया, और x की वैल्यू कितनी थी भाई आपको बताइए 40, कितना 60 है ये, कितना लिख दूं 45 रुपए एडवांस आ गया टोटल, नीचे आंसर भी मैच कर गया। तो मटेरियल मैक्स वेरिएंस टोटल आपके पास आ जाएगा 45 एडवांस, कोई दिक्कत इसमें। अब सेकंड आंसर आपको निकालना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस टोटल, फॉर्मूला क्या लिखें भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, 1350 माइनस 12x प्लस 1050, एक बार चेक कर लेना भाई वैल्यू सही लिखनी मैंने, 1350 माइनस 12x, 12x का मतलब 40 लिख देंगे यहाँ पे, कितना लिखूं, अभी 350 माइनस 480 130 आ गया, 180 130 है 180, अभी 180 आपके पास आ गया बस, 300 माइनस 480 180 है बस। अगला कौन सा पूछा भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल निकालना आपको, प्राइस वेरिएंस आपके पास होता है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी 12x प्लस 1050 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट बताओगे कितनी थी 15x 70 भाई, यानी 12x प्लस 1050 बताओगे कितना लिखूं 470 एडवांस, यानी 470 एडवांस आपके पास आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बता समझाओ। तो नेक्स्ट आंसर आपसे क्या पूछे थे, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट का मतलब क्या हुआ x माइनस 20, एक्चुअल लॉस बताना आपको, तो एक्चुअल लॉस कितना है x माइनस 20, मतलब 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 किलोग्राम, यहां तक नोट लिया सबने, कितने लोगों ने बाकी आंसर निकाल लिए, कोई स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट 4 5 6, अभी बाकी आंसर फटाफट फटाफट निकालिए। हो गया सबका, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 3 आपके आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 4 में आपसे पूछे हैं एक्चुअल लॉस की क्वांटिटी कितनी है, तो x माइनस 20 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 किलोग्राम। पॉइंट नंबर 5 में आपसे पूछे एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, मतलब आपको यहाँ पे बताना है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल कितना माना था आपने, x माना था ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल आपने माना था रुपीज भाई पर केजी, और भाई की वैल्यू कितनी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 20 पर किलोग्राम। देखो 10 क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 10, और 6 करने के बाद में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मिसिंग डाटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो वैल्यू मिसिंग है और आपको ढूंढ के बतानी है। ए और बी दो मटेरियल है जिसका स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है, एक्चुअल प्राइस भी गिवन है, ए का क्वांटिटी गिवन है, बी मिसिंग है, एक्चुअल में ए मिसिंग है, बी गिवन है। तो मैंने अभी तक पढ़ा उसके अंदर क्या चीज समझ में आई, प्राइस स्टैंडर्ड का भी गिवन है, एक्चुअल का भी गिवन है, पर क्वांटिटी के अंदर ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो रखी है, बी की नहीं रखी, और एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी ए का मिसिंग है, बी का गिवन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले कौन सा वर्किंग नोट नंबर, बजट कॉस्ट, दूसरा कौन सा आपका एक्चुअल कॉस्ट, इन दो को क्या करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, मटेरियल के नाम ए एंड डी है, इनपुट देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी थी। सबसे पहले प्राइस तो दे रखा हमें,
दो चीजें दे रखी वो तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा 12 रुपये और कितना 15 रुपये, यहाँ पे कितना है 15 रुपये और 20 रुपये। अच्छा स्टैंडर्ड इनपुट कितने 50 और यहाँ पे कितना है 70। एक इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन में दे रखी थी, एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में और दे रखी है, कौन सी मटेरियल यूजेज वेरिएंस दे रखा है, यूसेज का मतलब यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस दे रखा है, लेकिन किसका बी मटेरियल का दे रखा है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपको गिवन है, क्वांटिटी वेरिएंस लेकिन किसका गिवन है बी मटेरियल का। तो ध्यान रखना फॉर्मूला तो वही होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू जो लिखूंगा वो किसकी लिखूंगा बी मटेरियल लिखूंगा, क्योंकि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्वेश्चन में कितना लिखा है 300 एडवर्स, तो ये तो 300 एडवर्स है तो कौन से मटेरियल का बी मटेरियल का। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट किसका लिखोगे बी मटेरियल का, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस किसका लिखोगे बी मटेरियल का। ए मटेरियल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है चूंकि लास्ट में मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसका दे रखा है आपको, मटेरियल मिक्स वेरिएंस टोटल दे रखा आपको। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। बड़ी ध्यान रखना तो 45 रुपये आपको एडवांस दिया हुआ है, 45 रुपये आपको एडवांस दिया हुआ दोनों का, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट ए मटेरियल प्लस बी मटेरियल दोनों का टोटल लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर भी ए मटेरियल प्लस बी मटेरियल दोनों का टोटल लिखना है। बस ये ध्यान रखना यदि वेरिएंस टोटल है तो जो वैल्यू आप लिखोगे वो ए और बी दोनों मटेरियल का जोड़ के लिखोगे, और यदि खाली बी मटेरियल है तो बी की वैल्यू लिखनी है आपको। अब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी मैंने आपके सामने बराबर से लिख दी क्वेश्चन आगे, मुझे क्वेश्चन आता था मैंने ये सोच के कर दिया। अब आगे बताओ कैसे करूं। अभी क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी फटाफट फटाफट हमने फुल जोश के साथ में लिख दिया। अब बताओ क्या करूं, क्या जो करूं। हाँ इसको एक्स मान लेते हैं, ये आ गया 50 प्लस एक्स आ गया, इसे क्या कहते हैं वाई मान लिया तो वाई प्लस 70 आ गया। अब लॉस की परसेंटेज भी नहीं दे रखी, लॉस की परसेंटेज भी नहीं दे रखी ना इधर ना उधर, तो ऐसे केस में आउटपुट कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ कितना आएगा 600, यहाँ कितना देगा 15x, यहाँ आएगा 15 वाई और यहाँ कितना देगा 1400। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी एट क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस कौन सा होना चाहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर, लेकिन एग्जाम में हाथ रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी लिखते रहो सामने को क्या पता चलता है, क्या लिखते सामने इंटेलिजेंस समझते हैं कुछ ना कुछ तो लिखे जाए। यहाँ पे लिखा सबने। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने, अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास आउटपुट ही नहीं गिवन, ना स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है और नहीं मेरे पास एक्चुअल आउटपुट गिवन है, ना ही मेरे पास परसेंटेज ऑफ लॉस गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, दिमाग खराब कर दिया पूरा। तो ऐसे केस में दिमाग चलना बंद हो जाए क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम कौन सी एजम्पशन लेके चलेंगे ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट परसेंटेज ऑफ एक्चुअल लॉस परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लॉस कुछ भी नहीं दे रखा। तो फिर ऐसे केस में हमारी assumption क्या रहेगी, ऐसे केस में हम assume करके चलेंगे कि जितना हमने सोचा है उतना ही हमने बनाया। क्या सोचा है कि जो मटेरियल मैं लगा रहा हूँ, जो मटेरियल मैं लगा रहा हूँ 50 प्लस एक्स, उससे हम क्या बनाएंगे एक जॉब को पूरा करेंगे। किसको करेंगे एक जॉब को, और y प्लस 70 से भी हमने क्या किया एक जॉब हमने पूरा किया। मतलब यहाँ पर हमारी assumption क्या रहेगी, हमारी assumption होगी एक्चुअल आउटपुट बराबर किसके स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर किसके 1 जॉब। अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो अपनी होल लाइफ में, मरने से पहले कितनी बार ये कोर्स करना चाहोगे, छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, एक बार हो जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, कोई बंदा सीए कर रहा है मैंने पूछा कितनी बार सीए करना चाहते हो, उसने कहा एक बार हो जाए और चार चला काम खत्म। सीए में कर रहे हो कितनी बार करना चाहते हो अपनी लाइफ में, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार कितनी बार, एक ही बार। इसका सोचा भी कितनी बार है और करना भी कितनी बार है, तो उसका मतलब सोचने का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट और करने का मतलब एक्चुअल आउटपुट, दोनों क्या वन जॉब करना, एक बार मुझे अपना प्रोफेशनल कोर्स पूरा करना, सोचा भी एक बार है करना भी एक ही बार। तो स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू क्या माना वन जॉब की जगह 1 यूनिट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 यूनिट। मतलब मुझे यहाँ पर ना एक्चुअल आउटपुट को किसके ऊपर मानना है बस, अभी आपकी मर्जी है क्या उसे 1 जॉब माने या 2 जॉब माने या 5 जॉब माने या 10 माने, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 जॉब लिखा। आप चाहो तो मान के चल सकते हैं कि जो इनपुट मैं लगा रहा हूँ उससे मेरा आउटपुट कितना आएगा 10। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 50 प्लस x किलोग्राम मटेरियल लगाकर मैं कितने में तैयार करूंगा, और y प्लस 70 लगाकर भी आपने कितने में तैयार किया 10, क्योंकि हमारी assumption क्या है, हमारी assumption क्या है, assumption क्या है एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। यहाँ पे assumption क्या है कि दोनों आउटपुट क्या मान लो मैं सेम। लोगों को पसंद नहीं आया तो 10 यूनिट की जगह 100 यूनिट लिख दो, 50 यूनिट लिख दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा तो 1 जॉब लिख दो, ये भी अच्छा नहीं लिखा तो 1 यूनिट लिख दो। मुझे क्या लिखना है दोनों जगह सेम लिखना है, क्योंकि मेरी assumption क्या है एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। सोचा जितना है उतना ही हमने बनाया, जितना बनाया है उतना ही हमने सोचा था। अब क्या सोचा था 10 मिनट बनाया भी कितना 10 मिनट, क्या सोचा था 1 जॉब बनाया भी कितना है 1 जॉब, सोचा कितना था 5 मिनट बनाया कितना है 5 मिनट, सोचा कितना है 1 मिनट बनाया कितना है 5 मिनट, दोनों क्या है बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये assumption हमें क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में हमने कहा क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमने ऐसी assumption ली जिससे हमें क्या मिल सके स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल सके। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे 50/1 और x/1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 यहाँ देगा 600, यहाँ देगा 15x और यहाँ देगा 600 प्लस
तो आज की क्लास में काफी फोकस करना, हर क्वेश्चन कहीं अपनी assumption हम क्या करें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। assumption वहाँ यूज होती है जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनकम्प्लीट हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करने के लिए जो assumption सुटेबल होती है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ना तो यहाँ पे इनपुट है, ना लॉस है, ना लॉस की परसेंटेज है, ना आउटपुट है, ना स्टैंडर्ड नेचुरल कुछ भी नहीं है। तो फिर मान के चलेंगे जितना हमने सोचा था उतने हमने काम किया। सोचा हमने 1 मिनट बनाने का था, किया भी हमने 1 मिनट है। सोचा एक जॉब को पूरा करेंगे, जॉब भी कितनी पूरी की, एक। सोचा था 50 मिनट बनाएंगे, बनाया भी कितना है, 50। मतलब हमारी assumption है एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। अब वो क्या सोचा था, दोनों जगह सेम लिखने। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 मिनट, 1 जॉब, 1 जॉब, 1 वर्क, 1 वर्क, 10 मिनट, 10 मिनट लिख सकते हो, 15 मिनट, 15 मिनट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और लिखना सेम है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लिखा था, क्वांटिटी वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मुझे ध्यान रखना किसका लिखना है, किसका लिखना है, बी का। कितना है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितना बी का, बी का, खाली बी का 15x। और साथ में क्या लिखना था, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, वो भी केवल किसका लिखना है, कितना है 1050 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 15x माइनस 1050। अब ये माइनस 300 है और 1050 नेगेटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है। 15x तो पहले से ही प्लस में था, उसको प्लस में आने देते हैं। यहाँ कितना देगा 750 इक्वल टू 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 को 15 से डिवाइड करूँ या 15 को 750 से डिवाइड करूँ, बोलो भाई। कई लोगों का मानना है, बचपन में मैंने सीखा था जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। और मैंने क्या सीखा था, x वेरिएबल के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो सामने जाकर डिनोमिनेटर में आता है। यदि x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सामने जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सही कैलकुलेशन करेंगे, 750 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब यदि x की वैल्यू 50 आ गई तो हम यहाँ पर एक साथ ही लिखना ना, देखते तो लिखना आपने। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गया, ध्यान से समझो। यहाँ पर मुझे कितना लिखना था, ये 50 है, यहाँ पर मुझे x लिखना था। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ ना, लिखना तो x था लेकिन x में कितना निकाल चुका हूँ, 50 निकाल चुका हूँ। अब यदि x की वैल्यू 50 निकल चुकी है तो 50 प्लस 50 कितना देगा, 100 आ जाएगा ना। 2 मिनट में पहले ओरिजिनल लिखता हूँ, मैं तो बेकार में चक्कर खा लूंगी। अब कई लोगों को चक्कर आने लगे होंगे, यार x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x y ने आपकी जिंदगी खत्म कर रखी है। हाँ जी, 12 बटा कितना है 15। भाई इक्वेशन तो ये बनती है और इक्वेशन को सिंपल करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकाल चुके हैं ना। जब x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो x को लिखते हैं, सीधा उसकी वैल्यू ना लिखते हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 50 लिखूं तो 50 और 50 मिलाकर कितना आएगा, 100 आ जाएगा ना। तो 100 ना लिखें, 50 को लिखें भाई। तो जब 50 लिख चुके हैं तो यहाँ से भी दोनों जगह 50 50 हटाओ, यहाँ x का 50 लिखा, 50 प्लस x, 50 50 कितने हो गए 100। इक्वेशन वही थी जो मैंने लिखी थी, पर उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने x की वैल्यू 50 क्या कर दी, पुट कर दी। तो पुट करने से क्या आएगा, जो काम आपने पिछले क्वेश्चन में किया था याद करो, ये हो गया 1/2, ये भी कितना हो गया। तो इस 2 से आपने इसको डिवाइड किया 6 आ गया, इस 2 से इसको डिवाइड किया कितना देगा 7.5। फिर आपको क्या करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में तो टेम भी ना कितना लिखूं 6y प्लस 420 और 7.5y 525, दोनों का सम 13.5y प्लस 945। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक मिक्स वेरिएंस टोटल भी दे रखा था, मिक्स वेरिएंस टोटल भी दे रखा था। तो टोटल में टोटल की वैल्यू पुट कर दो, वहां पर हमें y वेरिएबल जो मिसिंग था वो मिल जाएगा। निकाल के बताओ कितना आएगा, बोलो दिक्कत यहाँ तक। तो कई क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, स्टैंडर्ड बन गया ना आपका, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा इनपुट भी तो लगाना पड़ेगा। इनपुट का अंदर समय दिमाग सब कुछ रिपीट करो, घर पे जाके भी आज की क्लास की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आगे कर दिए लो और कोई हुक्म। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट कितना रही, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट अभी निकाला ना आपने 13.5y प्लस 945 और एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस याद है कितना था 12y प्लस 1050, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, ब्रैकेट ओपन 13.5y प्लस 945 माइनस 12y माइनस 1050 और यहाँ पे प्लस है 45 एडवर्स करना माइनस, यहाँ देगा 1.5y माइनस 105 यानी 1.5y। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले उधर ले जाता हूँ। कई बच्चे माइनस 10 के चक्कर में आज तक फंसे पड़े हैं, ठीक है ना, बचपन से आज तक फंसे पड़े हैं। यानी 45 और 105 का डिफरेंस कितना रहेगा 60। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 60 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू 40। अब x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी x आ गया आपका 50 और y कितना आ गया आपका 40। अब जो आंसर उन्होंने मांगे थे बराबर से आंसर निकाल देते हैं। नोट करिए सबने, बोलो जल्दी से, हो गया सबका। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या पूछा आपसे, सॉल्यूशन में आपसे क्या क्या पूछे थे। सबसे पहले पूछे थे क्वेश्चन मार्क, जिसमें हमने एक्चुअल क्वांटिटी किसका मिसिंग था, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए, यानी मटेरियल ए क्या बना था, बना था ना 40 किलोग्राम। दूसरा आपके पास था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, एक्स बना था 50 किलोग्राम। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क में दिखाई दे रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों जगह, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों का निकालना है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो दोनों का आंसर अलग अलग मांगते हैं आपसे, ए का भी और बी का भी।
क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस 12 बाई और 1050 है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 15 बाई और कितनी है 1400 कितनी 15 बाई 1050 माइनस 1400। अच्छा ये तो क्या माइनस 3 बाई की वैल्यू कितनी थी उसका हम लिख सकते हैं 120 एडवर्स, और 1050 में से 1400 माइनस कर दिए 350 एडवर्स, और यदि टोटल चाहिए तो 470 एडवर्स आ जाएगा। यदि प्राइस वेरिएंस टोटल पूछा जाए आपसे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट आंसर कौन सा पूछ रहे हैं अभी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है उसमें मुझे आंसर से किसका बताना है, ए का बताना है। फॉर्मूला आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर ए का चाहिए मुझे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास है ए का 600 600 ना, और कितना लिखूं 12 बाई 600 में से 12 बाई माइनस करनी है, 12 बाई का मतलब 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तो 600 में से माइनस किया 480 कितना लिखूं फेवरेबल। चलिए तो कॉस्ट वेरिएंस निकालना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अपने पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दोनों का अलग अलग आंसर चाहिए। कितना कितना लिखेंगे 600 और दूसरा कितना था 15x, एक्चुअल कॉस्ट 15 बाई और 1400, हाँ बाई की वैल्यू 40 600 माइनस 600 निल, और 15x में 15 इंटू 50 माइनस 1400, वो तो लास्ट में लिखेंगे 750 माइनस 1400 650, तो यदि टोटल करना है तो 650 एडवर्स। कोई दिक्कत है इसमें भाई? हो गया सबका? चलिए 7 क्वेश्चन लिखते हैं। 7 आपको यदि समझ में आ गया तो फटाफट से कौन सा भी कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए सबने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया देख रहा हूं क्योंकि एक बार पढ़ के समझ नहीं आता, ठीक है ना। एसडी लिमिटेड, सबसे रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। एसडी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स, दो मटेरियल का यूज करके हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एन आर्टिकल का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। ए मटेरियल 40% है, बी मटेरियल कितना है 60%, दोनों मटेरियल की परसेंटेज दे रखी है, दोनों मटेरियल का प्राइस दे रखा है, लेकिन क्वांटिटी नहीं रखी। तो यदि मेरे को इनपुट मिल जाए तो ए मटेरियल 40% आ जाएगा, बी मटेरियल 60% आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बजटेड कॉस्ट लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल ए मटेरियल बी दोनों का टोटल आपके लिए क्या देगा इनपुट, और इसमें से क्या माइनस करते हैं लॉस, तो आपके पास क्या है आउटपुट। प्राइस आपके पास में क्वेश्चन में दिया था 4 रुपये कितना है 3 रुपये। लॉस की परसेंटेज लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लॉस है 15%, ये 15% लॉस है। ड्यूरिंग अप्रैल 1980 द कंपनी प्रोड्यूस 1700 किलोग्राम ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। एक्चुअल आउटपुट के बारे में बात करके अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए मटेरियल 40% है और बी मटेरियल कितना है 60%। ये 40% 60% में किसका कर पाऊंगा, जब मेरे पास में क्या देखा होगा इनपुट, तो हमें को एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे को परसेंटेज दे रखी होती तो एक्स और वाई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स वाई कब यूज करते हैं जब परसेंटेज ना दे रखी हो, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था। अभी मेरे को इनपुट मिल जाए तो उसका 40% क्या कर दूंगा 60%, तो मुझे ए और बी मटेरियल की क्वांटिटी मिल जाएगी। और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इनपुट ही नहीं देखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किस्मत तो बनाने से बनती है। आउटपुट को मैं यदि 85% से डिवाइड कर दूं, आपको फॉर्मूला याद होगा ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय 100% माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितने 15%, मतलब 85% से डिवाइड कर दो। हमने देखा यहाँ भी किस्मत साथ नहीं देगी आपको, आउटपुट भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला जिसे हमने समझा था बेकार हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ दिमाग चलना बंद हो जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो कितना है 100, तो 15% लॉस हो गया और आउटपुट कितना देगा, और ये 40% 40 किलोग्राम आ गया और 60% 7 किलोग्राम आ गया। एक छोटी सी एजम्पशन है लाइफ बना दी हमारी, सारी चीजें मिल गई। जो चीजें नहीं मिल पा रही थी इतना दिमाग करने के बाद भी फटाफट से सब कुछ मिल गया। तो एजम्पशन आपको वो यूज करनी है जो क्वेश्चन को सिंपल बनाए और लॉजिकल ठीक हो। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आपने लिखा 160 और 180 और टोटल कितना देगा, चलिए पहला पॉइंट होता है यहाँ पर। अभी तक पहली एजम्पन क्या लिया हमने, स्टैंडर्ड इनपुट को क्या माना हमने 100 किलोग्राम। तो जो भी एजम्पन आप देंगे वो लिखते जाएं। तो अभी तो मैंने एक एजम्पन लिया, एज्यूम स्टैंडर्ड इनपुट बी 100 किलोग्राम, हमने स्टैंडर्ड इनपुट को हमने क्या मान लिया 100 किलोग्राम मान लिया। ऐसा करना हमारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था, ठीक है ना। अब कौन सी कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट, बड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी इस बार, मत लिखना, बाद में कभी पहले नहीं बताया था, ठीक है ना। मत लिखना मतलब क्या, बहुत सारे पॉइंट समझाने मुझे अभी, तो जगह छोड़ देना। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना देखा है क्वेश्चन में, अब रजिस्टर का तो बिल्कुल बंद रखना, बस समझ नहीं समझना आपको, जब मैं कहूंगा तभी लिखना। फिर रजिस्टर का तो बंद बिल्कुल, क्योंकि आपको ये रजिस्टर बंद रहेगा तो देख के लिखते रहोगे, समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा। तो ध्यान से समझे। ड्यूरिंग अप्रैल 1980 द कंपनी प्रोड्यूस 1700 किलोग्राम ऑफ फिनिश आउटपुट। कंपनी ने एक्चुअल में कितना आउटपुट बनाया 1700 किलोग्राम बनाया। आगे देखिए क्या लिखा, द पोजीशन स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1980 इज एज अंडर। आपने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की आपको जानकारी दे रखी है और आपको बता रखा आपने कितना मटेरियल खरीदा। अच्छा एक बात बताना,
ये तो मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालता हूँ, वहाँ पे कौन सा मेटेरियल लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम? बोलो भाई, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझना है कि मुझे कौन सी क्वांटिटी चाहिए होती है। जब मैं 5 बार की नोट बनाता हूँ तो मुझे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम चाहिए। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस पे बेस होता है, क्वांटिटी कंज्यूम पर, ना कि क्वांटिटी परचेज पे। और यदि कॉस्ट वेरिएंस कंज्यूम पे बेस है तो उसके जो ब्रेकअप होंगे वो भी सारे के सारे किस पे बेस होंगे, कंज्यूम पे बेस होंगे। अब आगे चलते हैं, जगह खाली कर दी मैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास में कितने मटेरियल है, ये मटेरियल कौन सा मटेरियल है, बी मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है 35 किलोग्राम, और बी का कितना है 40 किलोग्राम। फिर आपने परचेज भी किया, आपने परचेज किया 800 किलोग्राम और 1200 किलोग्राम आपने परचेज किया, तो आपके पास में टोटल मटेरियल कितना आ जाएगा 835 किलोग्राम और 1240 किलोग्राम। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर दिया, वो मटेरियल तो आपके पास पड़ा हुआ है पर आपने यूटिलाइज नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल तो है तो सही आपके पास पर आपने उसे गुड्स बनाने में यूटिलाइज नहीं किया, तो माइनस कर दो 5 किलोग्राम और कितना 50 किलोग्राम। अब आपके पास में 830 किलोग्राम और कितना देगा 1190 किलोग्राम। यहाँ तो दिक्कत किसी को, ये तो 830 और 1100 में निकाला वो है क्या चीज, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। अच्छा क्वेश्चन एक बात बताइए, 800 किलोग्राम मटेरियल आपने कितने में खरीदा था, 800 किलोग्राम मटेरियल सिर्फ रजिस्टर बंद करने को बोला, बुक नहीं बोली मैंने, बुक भी बंद कर दिया आपने लगता मुझे। 800 किलोग्राम मटेरियल कितने का खरीदा 3400 का, 1 किलोग्राम कितने का खरीदा 3400 को 800 से क्या कर दो, कितना लिखूं @4.25। ऐसे ही 1200 किलोग्राम आपने कितने में खरीदा था, कितना लिखें 2.5 पर किलोग्राम, ठीक है। अब सोच समझ के बताना कि जो मैंने मटेरियल 830 कंज्यूम किया वो किसमें से कंज्यूम किया, 830 किलोग्राम मटेरियल मैंने किसमें से कंज्यूम किया, इस 35 में से या इस 800 में से या दोनों में से। तो उसके लिए आपको अपने आंसर को सही बताने के लिए एग्जाम में अजम्पशन लिखनी पड़ेगी, वी आर यूजिंग फीफो मेथड, लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। तो आपकी अजम्पशन ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी जो आपका कंज्यूम है वो कौन से बेसिस पे निकाल सकते हो आप, यानी ए अजम्पशन फीफो, दूसरा आपके पास आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, और तीसरा मेथड आपके पास क्या देगा वेटेड एवरेज। क्वेश्चन को पढ़ लो और मुझे बताओ कौन सा मेथड का नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कहा गया वेरिएंसेस बताइए, मेथड का नाम मेंशन नहीं करता। इसका मतलब आप इन तीनों में से कोई भी एक असम्पशन का यूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम किसको प्रेफर करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 को तो पढ़ोगे तो पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस बताइए, और उन दोनों आंसर को बताते रहें कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो कौन सा लीफो। तो जब 1 का सॉल्यूशन करोगे कितने मेथड यूज करने हैं, 2। मतलब 7 बोले तो कोई भी एक कर सकते हैं, बट मुझे क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछेंगे, तो फीफो से भी कर सकते हैं लीफो से भी। तो मेरा फर्स्ट का अंतर मैं आपको तीनों से करके दिखाऊं, एक फीस में 3 फायदे दूंगा ना आपको, फीफो लीफो वेटेड एवरेज। कल एग्जाम में करते लीफो से करके दिखाओ, तो क्या कहोगे सर हमारी मर्जी हम तो नहीं करते, ऐसा तो बोलोगे। तो तीनों से मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, ताकि एक क्वेश्चन आपको कर पाए। बात समझ में आ गई। अब 830 किलोग्राम मटेरियल मैं कंज्यूम कर रहा हूं, यदि मैंने फीफो मेथड यूज किया होता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सबसे पहले मैं किसको इस्तेमाल करता, 35 वाले को इस्तेमाल करता। इस वाले 830 में फीफो मेथड के हिसाब से सबसे पहले मेरा कितना मटेरियल यूज होता, 35 किलोग्राम यूज होता। कितने में से 830 में से कितना बच गया 795 में किसमें से यूज करता, 830 में से पूरा पहले 35 यूज करता, और बाकी का मैं इसमें से यूज करता कितना 795। अच्छा ब्रेकअप करने की मुझे जरूरत क्यों है, ये मेन पॉइंट आज का, तो बता पाएगा 830 का मैं ब्रेकअप क्यों कर रहा हूं, बता पाएगा मुझे इस क्लास में, इतने समझदार लोग बैठे हो यहाँ पर। यानी प्राइस यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो यदि प्राइस यहाँ पे 4.25 होगा तो ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। पुराना जाएगा ना जाए रेट तो कितना जाएगा 4.25। इतनी झंझटबाजी आपकी लाइफ में कब आएगी, जब रेट आपका यहाँ 4.25 है और यहाँ रेट 4.25 से कम या 4.25 से ज्यादा हो। यार समझ मेरी बात, यदि दोनों जगह रेट सेम हो गए फिर तो दिक्कत नहीं है ना, फिर तो ब्रेकअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फीफो से लीफो पे वेटेड सबसे आंसर क्या आएगा सेम आएगा, बस समझो। तो मुझे सबसे पहले दिमाग खराब करना नहीं करना अपना, वो तो चेक कर लो नहीं, फिर बेकार के डॉक्टर के पास जाने का मतलब सारे टेस्ट करवा देना, सबको जबरदस्ती थोड़ी कर दे। पहले देखो तो रेट सेम है या डिफरेंट है, यदि रेट सेम आ गया फिर तो मुझे जरूरत नहीं है फीफो लीफो वेटेड से करने की, दिमाग खराब होने वाला है जब रेट डिफरेंट होगा। अब यहाँ तो रेट ही नहीं देखा, रेट ही नहीं देखा, आपको क्या करूँ निकालूंगा, फाइन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो आज का ओपनिंग स्टॉक कल रात तक क्या होता है, तो कल रात तक जाना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है ना, कल रात तक घूम जाते हैं। बराबर से आप यहाँ पे पहले कितना लिख लो, सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे भाई। यानी 35 किलोग्राम जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका रेट यदि 4.25 पे निकल गया तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी आज के दिन, क्योंकि ना तो मेरी लाइफ में लीफो का फीफो का वेटेड है। और यदि 4.25 पे रेट नहीं निकल गया ठीक है ना, तो समझ लो जिंदगी में 3 मेथड आपके एंट्री कर लेंगे, फीफो भी लीफो भी और वेटेड है। तो जब डिफरेंट रेट यूज होते हैं, अलग अलग रेट यूज होते हैं, वहां पर आपका फीफो लीफो वेटेड एवरेज यूज होता है। और जहाँ पे सेम रेट होते हैं कोई भी सामान यूज करो सेम रेट होगा, तो ना तो फीफो यूज होगा ना लीफो ना वेटेड एवरेज, कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जब सभी के सभी मेटल एक ही रेट के हैं तो किसी को पहले लो किसी को बाद में लो, क्या फर्क पड़ रहा है, रेट तो सेम रहेगा ना, कोई दिक्कत है सर। और ये फीफो लीफो वेटेड एवरेज कब यूज होंगे, जब रेट आपके डिफरेंट होंगे। और यदि रेट सेम आ गया इधर 4.25 और इधर 2.5 रुपए, तो फिर लीफो फीफो वेटेड एवरेज सभी से आंसर क्या है सेम है, फिर किसी मेथड का नाम लिखने की जरूरत नहीं, सबसे आंसर क्या है सेम ही है। हो गया समझ, चलिए अब रेट ढूंढने की बात करते हैं। तो एक बात समझ में आई हमें, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक लाइफ में आता है पहले क्लोजिंग आता है,
पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। आज कुछ छोड़ के जाओगे तो अगले दिन कल सुबह कुछ मिलेगा ना। तो पहले रात आएगी आपकी लाइफ में, अगले दिन सुबह बाद में आएगी। तो मान लीजिए आज क्या तारीख है, 15 अक्टूबर 2022। तो आज का जो ओपनिंग स्टॉक होगा 15 तारीख को, तो 14 तारीख को पहले क्लोजिंग स्टॉक होगा ना। कुछ छोड़ के जाओगे तब तो मिलेगा, छोड़ के जाना नहीं चाहते फिर मिलेगा कहाँ से। तो साला लाइफ में आपके पहले क्या आएगी, 14 तारीख है, 15 तारीख, 14 तारीख। अब मुझे 15 तारीख का जो ओपनिंग स्टॉक का रेट ढूंढना है, मतलब यहाँ पे रेट ढूंढना है कि ओपनिंग स्टॉक जो मेरे पास में 35 किलोग्राम है उसका रेट कितना है। तो मैंने 35 किलोग्राम का रेट वही रेट माना जाएगा जो कल रात का क्लोजिंग स्टॉक का रेट था। अब क्लोजिंग स्टॉक का रेट किस पे डिपेंड करता है, 14 तारीख को जो आपने सामान खरीदा होगा वो किस रेट पे खरीदा होगा। तो मुझे 14 तारीख की परचेज का रेट चाहिए, ठीक है। तो 14 तारीख की जो परचेज होगी वो कौन से प्राइस पे होगी, 14 तारीख को जो मैंने सामान खरीदा होगा वो कौन से प्राइस पे खरीदा होगा, एक्चुअल प्राइस। और 14 तारीख की जो एक्चुअल प्राइस होती है वो 15 तारीख को क्या बन जाती है, 14 तारीख की एक्चुअल प्राइस 15 तारीख की क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड प्राइस। 15 तारीख को स्टैंडर्ड प्राइस कितना क्वेश्चन में, 15 तारीख को ये मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस कितना क्वेश्चन में, 4 पे। तो इसका मतलब है 15 तारीख का स्टैंडर्ड प्राइस है 4 पे। तो 14 तारीख को क्या था, तो सर आपने किस रेट पे मटेरियल खरीदा था 4, तो बचा भी किस रेट पे होगा। तो सर क्लोजिंग स्टॉक रेट कितना गया 4, तो ओपनिंग स्टॉक रेट भी कितना गया 4 आ गया ना। दिमाग घूम गया ना। तो देखते हैं दुनिया बोल कहते हैं जहां से चलते हो वहीं पे वापस आ जाते। मुझे क्या निकालना था, ओपनिंग स्टॉक का रेट निकालना था। ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक का रेट किसके बराबर होगा, कल रात की क्लोजिंग स्टॉक रेट। कल रात का क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा, तो कल आपने सामान खरीदा होगा। कल जो सामान खरीदा होगा उसका एक्चुअल प्राइस मुझे पता नहीं है, बट कल रात का जो एक्चुअल प्राइस होगा अगले दिन क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस। आगे दिए पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, बाकी एक्चुअल प्राइस है। जब मैं इसे कल दोबारा खरीदने जाऊंगा तो दिमाग में क्या सोच के जाऊंगा, कितने का मिल जाएगा। तो कल का वो कौन सा प्राइस होगा, स्टैंडर्ड प्राइस, और आज कौन सा एक्चुअल है। तो 14 तारीख का जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 15 तारीख को क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। तो ध्यान से सुनो, मुझे ओपनिंग स्टॉक का रेट लेना है, मुझे कहां जाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक रेट ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ेगा, परचेजेस पे जाना पड़ेगा। परचेजेस का रेट नहीं रखा तो अगले दिन का कहां जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस पे। अगले दिन का स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 4 रुपए। तो आज का स्टैंडर्ड प्राइस मतलब 15 तारीख का स्टैंडर्ड प्राइस, 14 तारीख का क्या बना, एक्चुअल प्राइस। 14 तारीख का एक्चुअल प्राइस, 14 तारीख का जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसका रेट आ जाएगा। और 14 तारीख का जो क्लोजिंग स्टॉक का रेट होगा वो अगले दिन 15 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मैं कह रहा था दुनिया बोले जहां से चले रहे वहीं आ गए। तो यदि किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का रेट ना दे रखा हो तो सीधा सीधा क्या बोलो, ओपनिंग स्टॉक रेट किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड प्राइस के बराबर होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे नोट में, इफ रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, एज्यूम। ऐसे केस में क्या करोगे, रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। सीधा सीधा भाई, मुझे तो ओपनिंग स्टॉक रेट चाहिए था। आज का ओपनिंग, कल रात का क्लोजिंग, कल रात का क्लोजिंग, कल रात की परचेज रेट, कल रात की परचेज, अगले दिन का स्टैंडर्ड प्राइस, अगले दिन का स्टैंडर्ड प्राइस देखा है। रिवर्स गियर लगा दो, उल्टा चल दो। पहले मैं ऐसे जा रहा था, रास्ता ऐसे था मेरा जाने का, ये रेट मेरे को मिल गया, मैंने गाड़ी घुमा दी। अरे पहले ऐसे जा रहा था अब वापस ऐसे जा रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है। अब आप बताओ आपकी किस्मत खुलेगी आज, खुल गई। ओपनिंग स्टॉक रेट 4 रुपए, और जो आपने 15 तारीख को सामान खरीदा था उसका रेट कितना था, 4.5। इसका मतलब क्वेश्चन में 2 रेट मिल गया आपके लिए। तो आज तक बता दिया आपके लिए, यहाँ रेट आ गया आपका 4 रुपए और यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा, 3 रुपए, स्टैंडर्ड प्राइस। ये लिखना किसे, लिखो फटाफट से। तो आज की क्लास घर पे जाके कम से कम कितनी बार जरूर रिवाइज कर लेना, 2 बार। सारे अलग अलग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे आपके, और हमारी कोशिश है हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से करना है, 1 2 3 4 5 वर्किंग बना के। तो जो 835 किलोग्राम मटेरियल मैं कंज्यूम करूंगा उसमें मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक रेट 4 रुपए निकला, और जो मैंने नया 800 किलोग्राम मटेरियल खरीदा रेट कितना निकला, 4.5 रुपए। दोनों का रेट अलग अलग होने की वजह से अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं फीफो से आंसर निकालूं या लीफो से या वेटेड एवरेज। तो मैं इस समय आपको तीनों से करके दिखा देता हूं। हो गया लिखने का काम सबका, चलो अब मैं सबसे पहले किससे करके दिखा रहा हूं आपको, फीफो से। हाँ जी, फीफो मेथड। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, लीफो, और थर्ड आपके पास कौन सा है, वेटेड एवरेज। ध्यान से समझो, 830 में पहले मैं किसको इस्तेमाल करूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आपके पास 35 किलोग्राम सामान था स्टोर में, पहले 800 था, पहले था, ठीक है ना। तो पहले 35 किलोग्राम मटेरियल आपने कंज्यूम किया किस रेट से, 4 रुपए। कितना और कंज्यूम करना है, 795, किस रेट से कंज्यूम करोगे, ठीक है। जरा बताओ कितना कितना अमाउंट आएगा, 140 यानी 795 इनटू, कैलकुलेटर निकालो भैया अपना, बड़े बड़े जानकार है, 3378.75 राउंड अप कर दो, 3379 लिख देता हूं, कितना आएगा, 3519। यदि मैं इस क्वेश्चन में लीफो मेथड यूज करता लास्ट इन फर्स्ट आउट एग्जाम में कहते लीफो से करके दिखाओ, तो मैं लीफो से करके दिखाऊंगा, खाली बाकी क्यों करूंगा। तो लीफो का मतलब क्या हुआ, 830 मटेरियल कंज्यूम करेंगे, पहले किसे यूज करो, 800, पहले किसे यूज करो, 800 को कितना, 4 रुपए 35 पैसे वाले को, ठीक है ना। अब कितना यूज करना है, अरे 830 में 800 तो हो गया ना, अब कितना चाहिए, 30 चाहिए, 4 रुपए वाला। तो वैल्यू कितनी आएगी, 3400 प्लस 120, 3520। अब कौन सा यूज करने को बोलते हैं, वेटेड क्या कहता है, वेटेड कहता है ना तो मुझे 4 रुपए वाला रेट चाहिए ना, 4.5 का कॉमन रेट चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन रेट। वेटेड एवरेज का यूज होता है जहां पे पुराना सामान और नया सामान अलग अलग ना रख के दोनों पार्टी कर दिया, एक ही जगह लाके रख दिया, और एक ही जगह लाके रखने का नतीजा क्या है, मिक्स हो गया। और जब मिक्स हो जाएगा तो 4 वाला सामान और 4 वाला अलग दिखाई देगा, एक साथ मिक्स हो गया, बस समझ रहे। तो वहां पे वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, तो इसकी वैल्यू निकालो पहले। इसका अमाउंट कितना था, 140, और इसका अमाउंट कितना था, 3400। टोटल वैल्यू कितनी थी, 3540। 3540 वैल्यू है किसकी, 835 की। तो रेट निकालो कितना आएगा, 3540 को 3540 को डिवाइड कर दो 835 से, 835 से कितना आएगा, 4.2395, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब 830 का रेट भी वही रेट होगा, 835 का रेट होगा।
वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? ना पुराना सामान यूज किया ना आपने नया यूज किया, क्योंकि आपको खुद नहीं पता पुराना कौन सा नया कौन सा, क्योंकि आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है ना? और कई बच्चे मान लीजिए अपने घर से पानी की बोतल लेके आते हैं, पूरी बोतल भर के लाए थे, आज उसमें से थोड़ा सा पानी रह गया, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं पहले बोतल खाली करते हैं फिर नया पानी भरते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमने पढ़ा था पानी वाला कीमती वेस्ट नहीं करते, तो पुराना पानी उन्होंने फेंका नहीं, आज से बचा हुआ था, अब उसमें नया पानी भर लिया। तो आज जो पानी पी रहे हो वो कौन सा वाला पी रहे हो? कल रात वाला, आज वाला मिक्स पी रहे हो। अभी बच्चों को प्यास लगी थी, उसके बाद पता लगा इसमें पुराना पानी भी नहीं दिया, पिएगा क्या? चलिए, जिसको प्यास लगे वो तो पीएगा भैया, जिसको ड्रामा करना है वो मना कर देगा। भाई इतना नाटक यहाँ कर अपने घर की छत की टंकी कभी साफ किया 2 साल 4 साल 5 साल में? यहाँ तो रोज पानी पी दो, रोज पानी भरता है टंकी खाली होने से पहले, 20 साल पहले लगी थी, आज तक साफ नहीं। कितने साल पुराना पानी पी दो? 20 साल पहले वाला। ठीक है ना? वो कहते हैं आरो में फिल्टर हो गया था, आरो कौन सा खाली होता है? पहले खाली होने से पहले दोबारा से आपका क्या होता है, मशीन ऑन रहती है, खाली होता रहता है, भरता रहता है। तो वहाँ हमेशा तो वाटर यूज करें, कौन सा यूज करें? वेटेड एवरेज, पुराना प्लस नया मिक्स होता रहेगा। आप अपनी गाड़ी का देखो तो डीजल यूज करें या पेट्रोल यूज करें, वो पूरा टैंक खाली होने से पहले क्या कर दो, फटाफट से दोबारा भर दो। और रेट मार्केट में रोज पेट्रोल डीजल के क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 10 पैसे कभी 20 पैसे कभी 1 रुपये कभी 1.5 रुपये। तो कौन से रेट वाला पेट्रोल आता है यूज किया यहाँ का आसान बता सकते हो? 5 साल पहले आपने गाड़ी खरीदी थी, तब से पेट्रोल भरवाते आ रहे हो, तो मिक्स हो गया ना वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में हम मान के चलते हैं कि 3540 रुपए कीमत थी कितने किलोग्राम सामान की? 835 रुपए। 1 किलोग्राम पर कितना आ जाएगा? 4.23952। तो देखिए बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 3518.8 आता है मेरे पास, मैंने राउंड अप करके क्या लिख दिया 3519। भूल चुका तो माफ करना भैया, खुद देख लेना। आगे सबका अब किसका आ जाओ बी पर, थोड़ा सा किसी दिन एक्स्ट्रा पढ़ा तो रोने लग जाता तुम। देखो मार्क्स चाहिए ज्यादा, तो इनपुट भी कराना पड़ेगा ज्यादा, मोर आउटपुट मोर इनपुट, लेस आउटपुट लेस इनपुट। तो 40-50 नंबर चाहिए, बहुत ज्यादा पड़ गया आज की क्लास में, थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। हो गया ना भाई सबका? अब देखिए बात करते हैं बी मेटेरियल। बी मेटेरियल में फीफो के हिसाब से 1190 में पहले किसको इस्तेमाल करेंगे? 40 को, और 40 का रेट होगा 3 रुपए। 1190 में 40 यूज हो चुका, कितना चाहिए? 1150। कितने रेट से? 2 रुपए 50 पैसे के। यहाँ पे 120 और 1150 को 2 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 275। दोनों का टोटल कर दो भाई 2995। यानी लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट 1190 आप यूज करो कितने में से? 1200 में से। तो क्या आपको पुराना सामान यूज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पुराना सामान यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा 1190 आपने 1200 में से यूज कर लिया। 1190 किलोग्राम में आपने किसमें से यूज किया? लास्ट इन फर्स्ट आउट में। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो बाद में सामान खरीदा उसमें से यूज किया, तो आपको पुराना सामान यूज करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो पुराना सामान आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए पुराना सामान की क्वांटिटी कितनी लिखनी पड़ेगी? 0। ठीक है ना? तो कितना लिखूं? 1190 इंटू 2.5 2975 प्लस 0 2975। अब कौन सा मेथड यूज करना है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में 120 रुपए 3120 को डिवाइड करो 1240 से, 3120 को 1240 से डिवाइड करो 2.5161 फिर दो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1190 मल्टीप्लाई बाई 2.5163। अब आप देख के बताओ कितना है? 2994। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज मैं चाहता था मैं यूज ना करूं, पर क्वेश्चन वाले ने बदमाशी कर दी, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक का रेट अलग करवा दिया। यदि रेट मान लीजिए 4 रुपए होता, ये भी रेट 4 होता, दोनों का रेट सेम होता, तो लाइफ आराम से चलती। हो गया ना सबका? ठीक है सबने? चलो अरबी जो जगह छोड़ी थी मैंने, इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? फीफो, फिर क्या लिखोगे? लीफो, फिर क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज। ए मेटेरियल बी मेटेरियल। ए मेटेरियल कितना यूज किया आपने याद हो तो? 835 किलोग्राम। बी मेटेरियल कितना यूज किया? 1190 किलोग्राम। दोनों का सम कितना था? इनपुट कितना देगा आपका? 835 और 1190। 835 830 830 30 ले लो, कितना देगा? 2020। और इससे आपका आउटपुट कितना बना था? आउटपुट था आपका 1700। क्वेश्चन में देखा ना आउटपुट 1700। अब फीफो के हिसाब से वैल्यू बताओ 830 की कितनी? फीफो के हिसाब से, फीफो के हिसाब से वैल्यू कितनी थी? 3519 और कितना था? 2995। ए मेटेरियल की वैल्यू है 3519 और बी मेटेरियल की वैल्यू कितनी है? 2995। लिखो यहाँ पर कितना लिखो जल्दी से बताओ? 3519 और 2995। अच्छा लीफो में कितना था? लीफो में कितना था? 3520 2975 और वेटेड एवरेज में कितना था? 3519 2994। बस आपको ये ध्यान रखना है जहां पर आपको एक्चुअल कॉस्ट इस्तेमाल करनी है, जहां पर आपको एक्चुअल कॉस्ट इस्तेमाल करनी है वहां पर आपके कितने आंसर आएंगे? 3 आंसर आएंगे। फीफो लीफो किससे? वेटेड। और एक्चुअल कॉस्ट कहां यूज होती है कोई बता सकता है? एक्चुअल कॉस्ट कहां यूज होती है? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में और मेटेरियल प्राइस वेरिएंस में। इसके अलावा कहीं और यूज होता है? नहीं। तो इसका मतलब जहां एक्चुअल कॉस्ट का यूज होगा वहां आपके कितने आंसर आ सकते हैं? 3 आंसर आ सकते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में कितनी बार निकाल सकता हूं? 3 बार। फीफो लीफो वेटेड एवरेज के हिसाब से। और प्राइस वेरिएंस में कितनी बार निकाल सकता हूं? 3 बार निकाल सकता हूं। पर क्वांटिटी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस ये कितनी बार आएंगे? एक बार। ठीक है चलो ठीक है सबने? तो 2 वर्किंग नोट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब कौन सा रहेगा? 3 4 5 यानी 3 का नाम क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला क्या था कुछ? क्वांटिटी कितनी थी जल्दी बताओ? 830 और 1190। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4 रुपए और 3 रुपए। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई करना किससे? स्टैंडर्ड प्राइस से। और जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना लिखूं?
ऐसे करते ना हम। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना रहेगा, 4 रुपये 3 रुपये। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना याद है, स्टैंडर्ड आउटपुट था 85, 85 में ए कितना चाहिए, 40 और बी कितना चाहिए 60। 85 बनाने के लिए 85 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए ए चाहिए 40 और बी कितना चाहिए 60। तो 1700 को बनाने में 1700 किलोग्राम एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना चाहिए, 100 किलोग्राम इनपुट में, 100 किलोग्राम इनपुट में ए 40 है, बी 60 है, तो 2020 में 2020 किलोग्राम इनपुट में कितना ए और कितना बी होना चाहिए। ऐसे करते ना क्वेश्चन में, बताओ कितना लिखूं, 3200 3600 3232 और कितना लिखूं 36 और बराबर से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बताइए कितना लिखूं, 3320 3320 35। अब जान रखना क्वांटिटी वेरिएंस एक ही बार निकलेगा, मिक्स वेरिएंस भी एक ही बार निकलेगा और जो यील्ड वेरिएंस है वो भी एक ही बार निकलेगा। क्यों, क्योंकि वहां तीनों जगह एक्चुअल कॉस्ट का इस्तेमाल होता नहीं, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी बार निकली है 3 बार। तो जहां एक्चुअल कॉस्ट यूज होगा वहां मैं अपने 3 आंसर दे सकता हूं, कॉस्ट वेरिएंस और कहां पर प्राइस वेरिएंस। लेकिन जो क्वांटिटी मिक्स और यील्ड वेरिएंस वो केवल कितनी बार निकलता है, एक ही बार, क्योंकि वहां पे तो प्राइस होते नहीं, एक क्वेश्चन में एक ही स्टैंडर्ड प्राइस होता है। एक्चुअल प्राइस कितने हो सकते हैं, 2। हो गया सबका, करें सॉल्यूशन। 2 घंटे 40 मिनट हो गए, पढ़ते बताओ। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, टाइम तो देखें। देखिए सॉल्यूशन, पहला आंसर कौन सा भी ध्यान रखना। फर्स्ट आंसर है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला याद है किसी को, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट कितनी बार हो सकता है, 3 बार। अच्छा दूसरा आंसर कौन सा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैं अपना आंसर किससे निकालूं, पीफो से, फिर अपना आंसर किससे निकाल के दिखाऊंगा, लीफो से, फिर अपना आंसर हमें किससे दिखाना है, वेटेड एवरेज। मतलब मैं आपको समझो 8 क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूं। कौन कौन से मटेरियल थे, ए और बी, लिखा सबने। अब जल्दी से मुझे वैल्यू देख के बताइए कितना लिखूं। पीफो मेथड के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट का अमाउंट कितना था, ये तो सेम रहेगा 3200 कितना 3600। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस वही है ना, एक्चुअल प्राइस 2 है। ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल प्राइस 4 रुपये, नया सामान जो खरीदा था उसका एक्चुअल प्राइस 4.25, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट लीफो पीफो वेटेड एवरेज से अलग निकालना पड़ा, बट स्टैंडर्ड प्राइस तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक्चुअल कॉस्ट कितना था, 3519 कितना था, जल्दी 2995 3520 2975 3519 2994। एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस आपने बताया था 33 कितना बताया था, 3320 और 35, ये तो सेम ही रहेगा। ऊपर एक्चुअल कॉस्ट 3519 2995। ध्यान रखना जिस मेथड का आंसर निकालना उस मेथड वाली आपको एक्चुअल कॉस्ट लिखनी है। निकाल पाएंगे आंसर, कितना लिखूं, चलिए पहला है 319 रुपए एडवांस, 605 फेवरेबल वो तो लिख दिया मैंने, 286 286 फेवरेबल, मानी 320 एडवांस 625 फेवरेबल, 400 नहीं 300 305 फेवरेबल, मानी 319 एडवांस 606 फेवरेबल 287 फेवरेबल। कल को कहते खाली फीफो से करके दिखाओ, तो सिर्फ एक ही आंसर लिख के दिखाना फीफो वाला, वो कहते फीफो दोनों दिखाओ तो दोनों आंसर दिखाने, तीनों को से दो तीनों दिखाने, क्वेश्चन साइलेंट है, इसको क्या बताना खाली फीफो को एक ही करके दिखाना एग्जाम में। हमें क्या था वो बताना एग्जाम में, हमसे क्या पूछा सिर्फ बताना है। अच्छा यहाँ पे आंसर कितना लिखे, 199 एडवांस 575 फेवरेबल 376 फेवरेबल। अब 200 एडवांस 595 फेवरेबल 395 199 एडवांस 576 377। बराबर से नोट करो, 3 आंसर और लिखवाता हूँ, क्वांटिटी मिक्स और कौन सा था, यील्ड वेरिएंस। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है किसी बच्चे ने कॉइन नहीं पूछा तो पूछना चाहिए था, जैसे जब आपकी क्लास में आपने पहला क्वेश्चन कराया था, एग्जांपल कराया था मैंने आज, तो उस एग्जांपल में भी तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाला था, तो वहां पर भी तो फीफो फीफो वेटेड मेथड का नाम आना चाहिए था, आया नहीं क्यों।
क्योंकि वहां से आपसे मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पूछा था भाई, तो क्वांटिटी वेरिएंस तो कितने निकलने, एक ही निकलना है ना, मिक्स वेरिएंस पे कितना निकलना है, एक ही निकलना है, और यील्ड वेरिएंस पे कितना निकलना है, एक ही। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जवाब दे देना आपको, मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 4 - 3, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, I - 3, और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। इन तीनों जगह आप यदि ध्यान से देखें तो कौन सा प्राइस यूज होता है, और स्टैंडर्ड प्राइस का क्वेश्चन एक ही होता है, आंसर भी कितने आएंगे, एक ही आएंगे। तो वहां पर भी एक आंसर ही आया था, क्योंकि आपसे क्वांटिटी वेरिएंस पूछा था, आपको याद हो तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा था एट द टाइम ऑफ परचेज, यदि वहां मेटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन पूछ दिया होता तो वहीं पर आपकी जिंदगी में कितने मेटेरियल आ गए होते, P4 लिखो, ठीक है ना। सबको मिलता थोड़ा देर से मिलता है, शुरू में ना आखिर में मिल गया, भगवान का शुक्रिया करो, सबको मिलता, आपको देंगे, किसी को जल्दी किसी को देर से। तो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, वहां पर हमने 3 मेथड से आंसर क्यों निकाला था, क्योंकि वहां प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज निकाला था, और यहां पे हम प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ निकालते हैं कंजम्पशन, और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन यदि 2 से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा तरीके के एक्चुअल प्राइस आ गए तो FIFO लिखो, किसको यूज करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज। हो गया सब यहां तक, चलो जल्दी से आंसर निकालते हैं, कौन कौन से ये लिख लिया सबने। तो आपको लिखना है मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, फिर कौन सा है, मिक्स वेरिएंस, और लास्ट मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का दूसरा नाम क्या लिखा है मैंने आपको, रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंस, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, रिवाइज्ड कंजम्पशन वेरिएंस, ठीक है, इसके कई नाम हो सकते हैं। क्या क्या बात है, याद है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट, और यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर, ये तीनों आंसर एक एक बारी क्यों आ रहे हैं, ये तीनों आंसर एक एक बारी ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों आंसर को निकालने के लिए एक्चुअल प्राइस यूज नहीं हो रहा, इसका यूज हो रहा है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितने होते हैं, एक ही होते हैं। एक्चुअल प्राइस कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। यदि आज का ओपनिंग स्टॉक और आज का नया सामान जो खरीदा है उसका रेट सेम होता, एक्चुअल कॉस्ट भी क्या थी, एक ही आती ना, तीनों में FIFO लिखो वेटेड से, तो वहां भी आंसर कितने आते, एक ही आते, प्राइस वेरिएंस भी और कॉस्ट वेरिएंस भी। लेकिन यदि ओपनिंग स्टॉक का रेट अलग होगा और परचेज का रेट अलग होगा तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी बार निकालनी पड़ सकती है, 3 बार, FIFO लिखो किससे, वेटेड एवरेज, तो आपके प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस भी कितनी बार निकलेंगे, 3 बार निकल सकते हैं। और ये प्रॉब्लम केवल कहां आती है, जब आप प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन निकालते हो, वहां पे एक्चुअल रेट 2 या 2 से ज्यादा हो। तो बता सकता कितना मैंने भाषण दिया, क्या बोला आपको, कौन बताना चाहेगा, समझदार लोग बहुत बैठे यहाँ पर, बताओ तुम बताओ। अरे यार लिखा देता हूँ पॉइंट, ठीक है ना। तो जब तक आप फील नहीं करोगे क्या समझाया, कोई फायदा नहीं क्लास अटेंड करने का। पहले आंसर बताओ जल्दी जल्दी कितना लिखना है। 3320 और 3570, अरे 32 36 36 88 लिखा लिखें 3200 3600, मैं जितनी स्पीड अपनी लिख पाएंगे, 32 32, हाँ जी 32 एडवर्स 36 एडवर्स। अब इन दोनों का टोटल मैच करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हमने कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस 3 बार निकाले, बाकी सारे आंसर एक एक बार निकाले, तो उसकी वजह क्या थी तो मैंने फाइनली आपको समझा देता हूं। इन तीनों आंसर को निकालने के लिए कौन सा प्राइस यूज होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है, क्वेश्चन में एक ही होता है, तो इसका आंसर भी ठीक है। लेकिन यदि कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस की बात की जाए और वहां पर आपके पास एक्चुअल प्राइस 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, अभी तक किसी क्वेश्चन में थे नहीं, इसी क्वेश्चन में समझ में, क्योंकि वहां ओपनिंग स्टॉक भी आ गया था और परचेज भी आ गया था, जिसका रेट अलग अलग हो गया था, तो एक्चुअल प्राइस कितने हो गए थे, 2। तो जिन क्वेश्चन में 2 एक्चुअल प्राइस होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, वहां पे कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस कितनी बार निकालना पड़ सकता है, FIFO मेथड, LIFO मेथड और किससे, वेटेड एवरेज से। तुमने क्या बोला बताओ, बताओ जल्दी बताओ, कौन बताना चाहेगा, घबराते क्यों, बोलो बोलो। हाँ जी बिल्कुल सही, तो उस केस में कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस 3 बार निकाल सकते हैं, FIFO लिखो किससे, वेटेड एवरेज से। तो लिखो नोट फटाफट इस बात पे, इफ रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नॉट इक्वल टू रेट ऑफ न्यू परचेजेस, यानी ओपनिंग स्टॉक का रेट और न्यू परचेजेस का रेट सेम नहीं है, बराबर नहीं है, वहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको कितनी बार कंप्यूट करने पड़ सकते हैं, FIFO मेथड, LIFO मेथड और किससे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल प्राइस वहां पे 2 है, ओपनिंग स्टॉक का रेट अलग होगा, न्यू परचेजेस का रेट अलग होगा। शॉर्ट में समझ लो, ज्यादा दिमाग आपने, तो जहां पे ओपनिंग स्टॉक और न्यू परचेजेस दोनों के रखिए, दोनों का रेट क्या अलग अलग, और वहां पे कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस निकालना है, तभी कितने आंसर आएंगे, 3 आंसर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपके होमवर्क बन जाता है आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्लास का क्या बन जाएगा, क्लास का बन जाएगा नहीं, पहले आज का नोट करिए बराबर से, 2 मिनट ले भाई, आज के लिए इतने करते हैं।